सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन बैच 2.0 में। इकोनॉमिक्स का आज लेक्चर 5 रहने वाला है और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का। बजट के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ में जो टैक्सेशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दो मेजर टॉपिक आज इस लेक्चर के अंदर आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आप इस क्लास की पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में। कैसे कर सकते हो वो हम लेक्चर के एंड में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बजट के बारे में समझते हैं कि बजट क्या होता है। तो देखो, बजट आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी सरकार है उसका आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर अब आपको समझ में आती होगी। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की जो कमाई है और जो खर्चा है वो एस्टिमेटेड विवरण होता है कि भैया हम इतना इतना टैक्स इस चीज़ पे लगाएंगे और यहाँ से तो हमारी कमाई होगी एंड यहाँ से इन सेक्टर्स में हम इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आने वाले साल में इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, इस सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इस सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जो आपका बजट होता है बेसिकली आपके घर का हिसाब किताब जैसे हो गया कि सपोज आने वाले महीना में आपकी जो कमाई है वो सपोज 50,000 रुपये है। आपने अनुमानित किया कि चलो मेरे 30,000 सैलरी है, 10,000 मेरे रेंट से आ जाएंगे, 10,000 वो दे देगा, तो आपकी टोटल कमाई हो गई 50,000। अब ये जो 50,000 की आपकी टोटल कमाई है, अब आप अपना खर्चा अनुमानित करोगे कि भैया मैं खाने पर इतना खर्चा होगा, कपड़ों पे इतना खर्चा होगा। सेम ऐसे ही सरकार करती है कि हमारी कमाई सरकार कैसे तय करती है, टैक्स कितना लगा रहे हैं, तो आने वाले साल में कितना टैक्स लगेगा और किस सेक्टर में कितना सरकार इन्वेस्ट करेगी, उस सभी का जो विवरण होता है वो बजट में पेश किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। यूनियन बजट मतलब हमारी केंद्र सरकार का बजट, ठीक है। अ बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ गवर्नमेंट इनकम, जो गवर्नमेंट इनकम है जिसको हम रिसीट बोलते हैं, एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का खर्चा है, फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। इसी चीज़ का एस्टिमेशन को हम क्या बोला जाता है, इसी चीज़ के आकलन को जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट के सामने, क्या बोला जाता है, उसको बजट बोला जाता है। इन इंडिया द बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। हमारे यहाँ पर 1 साल के लिए बजट बनता है। अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल ईयर के कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका जो बजट है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। एक बार एसएससी ने सवाल पूछा था, टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी तब, ठीक है। अब टीसीएस 2024 से पहले सारे टीसीएस ही 2025 से पहले सारे टीसीएस ही कराती थी, 24 में भी, 22 में भी, 23 में भी, उससे पहले भी। तो एक सवाल आया था आपसे, पॉलिटी का सवाल, मतलब इकोनॉमिक्स का सवाल था। इकोनॉमिक्स में डाल लो इसे या एक पॉलिटी में डाल लो। पूछा गया था कि जो बजट टर्म है वो किस आर्टिकल के तहत आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर ऑप्शन थे आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 122 एंड एक था नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन थे। अब अगर आप होते तो आप कौन सा आर्टिकल लगाते। ऑब्वियस है सब बच्चों ने क्या लगाया था, आर्टिकल 112 लगाया था। एंड हो सकता है कि अगर आप भी होते तो आप भी आर्टिकल 112 ही लगाते, क्योंकि आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कभी भी आर्टिकल 112 में बजट जो टर्म है वो वहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बजट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, जो कि आर्टिकल 112 में ये दिया हुआ है, इसके बारे में, द वर्ड बजट इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बजट नहीं बोलते हैं, बजट नाम से ये नहीं है, इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसलिए जितने भी बच्चों ने 112 लगाया था कि जो बजट टर्म है वो 112 आर्टिकल के तहत आता है, तो उन सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस था, घर आके उन्हें लग रहा था कि सही हो गया, पेपर में लग रहा था सही हो गया। जब आंसर की आई तो वहाँ पर वो गलत हो जाता है। वहाँ पर उसका आंसर था नन ऑफ द अबव, क्योंकि पूरे संविधान के अंदर कहीं भी बजट जो वर्ड है वो मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमारे संविधान में बजट को क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है।
ये चीज़ ध्यान रखना, ये 112 के अंतर्गत आता है। किन नाम पे इसको प्रिपेयर किया जाता है बजट को, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के नाम पे प्रिपेयर किया जाता है। पार्लियामेंट के सामने कौन यहाँ पर प्रस्तुत करता है बजट को, तो फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। अभी करती हैं इसलिए बोला क्योंकि अभी फीमेल हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आता है उनके द्वारा इस बजट को पेश किया जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था उसका जो बजट पेश किया गया था सबसे पहले, वो कब किया गया था, तो भाई जो हमारे आज़ाद भारत का सबसे पहला बजट जो पेश किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, और पहला बजट कौन पेश करते हैं, तो आर के सनमुखम चेट्टी भाई साहब यहाँ पर पहला बजट पेश करते हैं। ये हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे स्वतंत्र भारत के, और ये एक इंटरिम बजट था, उसके बाद सरकार बन गई थी तो फिर दोबारा से यहाँ पर बजट को पेश किया गया था। लेकिन हाँ, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पहला हमारा जो बजट है इंडिपेंडेंट भारत का वो कब पेश किया गया है, तो पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आर के सनमुखम चेट्टी जी के द्वारा यहाँ पे पेश किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंटरिम बजट था तो फुल बजट पूछ लेता है कि पहला फुल बजट या जो सेकंड बजट है वो किसके द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था, तो जॉन मथाई जो कि पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के, इनके द्वारा सेकंड बजट यहाँ पर पेश किया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 8 कंप्लीट बजट पेश किए थे और 2 इंटरिम बजट पेश किए थे। अच्छा, इंटरिम बजट क्या है, जैसे समझ लो कि फरवरी में आपका बजट पेश किया जाता है, ठीक है, और सपोज अप्रैल में इलेक्शन होने हैं। ठीक है, अब अप्रैल में इलेक्शन होने हैं, अब ये फरवरी मार्च यहाँ पर बजट तो पेश किया जाएगा ना, ये 2 महीना तो हमें देश चलाना है ना। ठीक है, या सपोज और मान लो जून में इलेक्शन होने हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब ये 4 महीनों के लिए बजट पेश किया जाएगा क्योंकि जून में इलेक्शन होगा, फिर नई सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से बजट बनाएगी। ठीक है, तो जो पूरी साल के लिए बजट नहीं होता है, बीच में कोई सरकार बदलनी होती है, तो उस वजह से यहाँ पर इंटरिम बजट लाया जाता है। ठीक है, हो सकता है इलेक्शन में जो सरकार थी वही वापस आ जाए तो वो अपना दोबारा से बजट लेके आएगी बचे हुए टाइम के लिए। ठीक है, तो इंटरिम बजट में कंफ्यूज मत होना कि इंटरिम बजट और फुल फ्लेश्ड बजट क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पी चिदम्बरम के बारे में, तो इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। अगर अभी हम बात करते हैं कि अभी आपके करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं, तो निर्मला सीतारमन जी हैं, जिन्होंने लगातार 9 कंजिक्यूटिव बजट को पेश किया है, और ये पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इनसे पहले कोई फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर वुमेन नहीं रही हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने पीएम के पद पे रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यभार संभाला था, लेकिन वो एडिशनल चार्ज था। अगर हम फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं तो वो है निर्मला सीतारमन जी, और अभी ये 9 बार कर चुकी हैं, 2 बार और कर देंगी तो ये मोरारजी देसाई का यहाँ पर रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, जेंडर बजट की बात करें, अगर आपसे पेपर में कभी पूछा जाए कि जो जेंडर बजट है वो पहली बार कब स्टार्ट किया गया, तो पहली बार स्टार्ट किया जाता है 2005-06 में। अब जेंडर बजट ऑब्वियस है क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि महिलाओं को और सशक्तिकरण करना था। जेंडर बजट से ये है कि महिलाओं के लिए अलग से हमारा कुछ बजट का पैसा एलोकेट करना है कि भैया उनको पावरफुल बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए नई नई स्कीम लाई जाएंगी जिसमें कि पैसा चाहिए होगा, तो उनके लिए जेंडर बजट अलग से इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें फीमेल के लिए भी पैसा रखा गया। ठीक है, डिफरेंट स्कीम बनाएंगे और उस पर पैसा खर्च होगा। ठीक है, अगर हम बात की जाए कि बजट कब पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, तो 1 फरवरी से किया जाता है, 1 फरवरी को किया जाता है 2017 से। अब इससे पहले कब किया जाता था, अगर 2017 से पहले यहाँ पर 2017 से 1 फरवरी से किया जाता है, तो इससे पहले कौन सी डेट को किया जाता था, तो 2017 से पहले अगर मैं बात करूं तो जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होता था ना, 28 या 29 फरवरी, उस दिन यहाँ पर आपका बजट पेश किया जाता था। अब उस चीज़ को बदल कर क्या कर दिया गया,
1 फरवरी को ही अब आपका बजट पेश होता है। अब सिर्फ बजट पेश नहीं होता, बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होती है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई थी, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। आप सभी को ये मैं ऑलरेडी पढ़ा के आया हूँ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुखम चेट्टी जी ने, दूसरा बजट जॉन मथाई जी ने, सर्वाधिक बजट जो प्रस्तुत किया था वो मोरारजी देसाई ने, पी चिदम्बरम जी ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं, 9 बार लगातार बजट आपका पेश कर चुकी हैं। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अगर पूर्णकालिक न दिया हो, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर दिया हो, तो अगर ऑप्शन में इंदिरा गांधी जी हो तो वो सही होगा, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रहते हुए एडिशनल चार्ज लिया था, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एडिशनल चार्ज लिया था फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है। जेंडर बजट 2005-6 में पहली बार शुरू किया गया। बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी कर दी गई 2017 से। इससे पहले लास्ट अंतिम जो कार्य दिवस होता था फरवरी का, उसको पेश किया जाता था 28 या 29 फरवरी को, ठीक है। इसी के साथ अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो मैं आपको बता रहा था उसकी तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक आपकी एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट रिव्यूज द प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड डिस्कसेस फ्यूचर पर्सपेक्टिव। देखो बहुत आसान है इसको समझना कि बजट क्या है और इकोनॉमिक सर्वे क्या है। देखो बजट जैसे अभी जैसे 2026 चल रहा है, 2027 आएगा, तो 1 फरवरी 2027 को आपका बजट पेश किया जाएगा। अब इस बजट में क्या होगा कि आने वाली जो 27-28 फाइनेंशियल ईयर है, FY 27-28 जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है, उसमें सरकार टैक्स कितना लगाएगी और खर्च कहाँ पे करेगी, वो सारी चीज़ें इस बजट में मेंशन होंगी। लेकिन अभी ये 2026-27 जो साल चल रही है, अभी 2026-27 में सरकार कितना खर्च कर रही है, क्या उसके अचीवमेंट उसने किया है, वो सारा लेखा जोखा बजट पेश करने से 1-2 दिन पहले पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। मतलब पिछली साल का जो पूरा गवर्नमेंट जिस पे काम कर चुके, कितना टैक्स आया, कितना खर्चा हुआ, वो पूरा हिसाब किताब बनाकर पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। और जो आने वाले साल में कितना टैक्स वसूलेगी, कहाँ से वसूलेगी, किस सेक्टर में कितना टैक्स लगेगा, किस चीज़ में कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें, और साथ में कहाँ पे पैसा खर्च करेगी आने वाली साल में, वो किस में आता है, वो आता है यूनियन बजट में, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना केवल पिछले साल की कमियां और अचीवमेंट को दिखाता है, ये भविष्य के लिए सजेशन भी देता है। कि जैसे हमने बजट में ये बोला कि भैया हम जैसे अभी ये 26-27 का 1 फरवरी 2026 को सपोज यहाँ पे पेश किया गया, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बोली। अब उसमें से बहुत सारी अचीव कर लेंगे और बहुत सारी हम नहीं कर पाएंगे, कुछ हमारी कमियां रह जाएंगी। तो इकोनॉमिक सर्वे जब हम ये फाइनेंशियल ईयर 2027 का बजट पेश करेंगे, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ कमियां रही, कहाँ अचीवमेंट रहा है। और ये जो हमारा बजट बना रहा है 27-28 का, इसमें भी सजेशन देता है। समझ गए, ठीक है। प्रेजेंटेड 1 और 2 डेज बिफोर द यूनियन बजट। जब हमारा यूनियन बजट पेश होता है तो उससे 1-2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होती है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यानी कि आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये तैयार किया जाता है। ये किसकी गाइडेंस में किया जाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको शॉर्ट में CEA भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो, अभी आप एक ही बजट पढ़ते हो, अभी ऐसे पढ़ते हो कि यूनियन बजट। अगर मैं बात करता हूँ कुछ टाइम पहले की बात करता हूँ, 2017 से पहले की बात करता हूँ, तो पहले 2 तरह के बजट होते थे। एक यूनियन बजट होता था और एक रेलवे बजट होता था, ठीक है। दोनों बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। अभी रेलवे का बजट भी और हमारे पूरे देश का बजट, रेलवे का बजट उसी में कंसिडर कर दिया जाता है, यूनियन बजट में ही रेलवे का बजट आता है। लेकिन 2017 से पहले ऐसा नहीं था। 2017 से पहले रेलवे बजट बिल्कुल अलग होता था और यूनियन बजट बिल्कुल अलग होता था, ठीक है। तो थोड़ा सा रेलवे बजट के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में सवाल बनते हैं। देखो अगर हम रेलवे बजट की बात करें तो इसमें जो, अब देखो गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट के पास अपना क्या है। तो एक बहुत बड़ा आपके सामने एक उदाहरण के रूप में आएगा दिमाग में कि भाई रेलवे,
कि भैया रेलवे है, रेलवे आप देखो कितना ट्रेन चलती हैं, कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ ट्रेन चलाने में और कितनी ज़्यादा इनकम जनरेट होती होगी। लाखों लोग पर डे इंडिया के अंदर ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड टाइम के अंतर्गत। अब रेलवे बजट के अंदर आप सभी को पता है कि रेलवे बजट से जो कमाई होगी और जो खर्चे होंगे उन सभी का हिसाब किताब होता है। मेनली कमाई ये है कि भाई जो वो वेंडर्स को पैसे देते हैं, जो वेंडर्स उस लाइसेंस लेते हैं उनसे पैसा मिलता है, जो आप टिकट खरीदते हो उससे पैसा मिलता है, कोई किसी चीज़ का स्पॉन्सरशिप रेलवे कर रही है तो उस चीज़ का पैसा मिलता है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि उसमें क्या था कि ट्रेन में पूरा, ट्रेन का नाम बदल दिया, एक जो कोल्ड ड्रिंक आती है स्प्राइट, उस पर पूरा उसको स्प्राइट के कवरिंग की जाएगी, पूरी ट्रेन को स्प्राइट के कवरिंग। तो स्प्राइट ने उनको स्पॉन्सर किया होगा, काफ़ी पैसा दिया होगा, तभी तो सरकार कर रही है। ठीक है, तो इसमें इंडियन रेलवे की जो कमाई होती है, जो खर्चे होते हैं, दोनों का हिसाब किताब होता है रेलवे बजट के अंतर्गत। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेपरेट जो हमारा रेलवे बजट था, वो पहला सेपरेट बजट रेलवे बजट कब किया गया? देखो पहले सेमी बजट आता था, लेकिन फिर देखा गया कि भाई जो कुल बजट है, मैं 1921 नहीं है मेरे भाई, ये 24 है, मैं 1924 की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे देश का पूरा बजट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो अकेले रेलवे पर खर्च होता है, लगभग 60 70 80%। तो इसके लिए इसको अलग से समय देना, अलग से ध्यान देना, अलग से ध्यान देकर इस रेलवे बजट को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए 1924 में इसको, जो जनरल बजट आता था, जो अब हमारा एक ही जनरल बजट आता है, उस वक्त भी ऐसे ही जनरल बजट आता था, उससे इसको अलग कर दिया गया। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट। जो हमारा जनरल बजट था उसको, रेलवे बजट को उससे अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1924 में। ध्यान रखना, ठीक है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया जाता है? तो एक कमेटी बनाई गई थी, अकवर्थ कमेटी। पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई, किस कमेटी के कहने पर, किस कमेटी की सिफारिशों पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको अलग किया गया था? तो अकवर्थ कमेटी, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। 1924 में पहली बार अलग से रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब ये रेलवे बजट शामिल कब हुआ? तो 2016 की बात करते हैं। रेलवे बजट हमारा जो जनरल बजट था उसी में मर्ज कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। 2017 में मोदी सरकार ने, जो लगभग 92 साल हो गए थे, 92 साल पुरानी जो एक परंपरा आ रही थी, चली आ रही थी कि रेलवे बजट अलग आएगा, जनरल बजट अलग आएगा, उसको समाप्त कर दिया और एक कमेटी बनाई गई थी, विवेक देबरॉय कमेटी। इसकी सिफारिश पर, ये मानते हुए कि इनकी सिफारिशों को मानते हुए इसको इसी में आपका जो जनरल बजट था उसको उसी में मर्ज कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखना। और पहला जो मर्ज्ड बजट है वो कब पेश किया गया? 2017-18 में पेश किया गया, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जो बजट आया था वो मर्ज्ड बजट था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 1924 से लेके अभी तक का ये पहला था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बजट के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ बजट। द बजट परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस। अब बजट के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। सबसे पहले एक तो एलोकेशन का होता है, ऑब्वियस है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज का लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। जस्ट चीज़ें आपको समझनी और वो आपको आराम से समझ में आती जाएंगी। द गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। मतलब गवर्नमेंट के पास जो फंड है उसको एलोकेट करना, ये एक बजट का मेजर फंक्शन होता है कि कौन सा जो पैसा है वो किस सेक्टर में, किन चीज़ों पर कितना खर्च किया जाएगा, ये एलोकेशन करना एक मेजर फंक्शन हो गया। रोड्स के डेवलपमेंट में, स्कूल के डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल डेवलपमेंट में, डिफेंस डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किस में कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा, इसी को बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन। एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो इनकम और प्रॉपर्टी की इनइक्वलिटी है, जो असमानता है, तुमने देखा होगा एक इंसान पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, एक इंसान पे बहुत कम प्रॉपर्टी है, एक इंसान है जो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, एक इंसान है जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है। तो इस इनइक्वलिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है?
अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेती है। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, अभी मैं टैक्स सिस्टम पढ़ाऊँगा तब हम पढ़ेंगे। अमीरों से हम ज़्यादा टैक्स लेते हैं और उस पैसे को गरीबों के कल्याण पर खर्च किए जाते हैं, गरीबों के वेलफेयर पर खर्च किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तुमने देखा होगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है, तो जितने आप अमीर होते जाओगे उतना ही आप देश के लिए, जो देश की सरकार है उससे ज़्यादा टैक्स दोगे। और गरीब देखोगे कि तुम, एक कोई गरीब इंसान है वो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देता फिर भी उतना ही लाभ लेता है जितना एक अमीर लाभ ले रहा होता है। अब ये बताओ, कभी तुम थैंकफुल नहीं होते, बट हम लोगों को, हम सभी को, जो हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमेशा थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे देश में अमीर लोग हैं उनका। क्योंकि आज जितनी अच्छी आप रोड देख पाते हो, जितनी अच्छी आज फैसिलिटी देख पाते हो, 90% कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं लोगों का होता है। उन्हीं लोगों का जो पैसा है, जो टैक्स दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी पैसे से करा रही होती है। आज एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा, यहाँ पर देखो, मिडिल क्लास भी आज के टाइम में टैक्स दे रहा है, हम लोअर मिडिल क्लास एक बोल सकते हैं कि जो टैक्स नहीं देते। अब पूरे घर में अगर इनकम आपकी 50-60 हज़ार है तो आपका टैक्स नहीं जा रहा है। बट अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, आपके घर में थोड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हो या उससे अबव हो, तो फिर हर एक इंसान यहाँ पर टैक्स दे रहा है। और जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स दे रहा है, एंड सीरियसली जो टैक्स नहीं दे रहा है उस इंसान को थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि आज हम जो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध हो रही हैं वो उन्हीं के पैसों से हो रही हैं। अब वो हमें इनडायरेक्टली नहीं दे रहे, वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट फिर हम पर उस पैसे को खर्च कर रही है। ठीक है, ये चीज़ों को छोड़कर वापस से टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेजर एक और फंक्शन क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इन इक्वलिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट अमीरों से पैसा लेगी और उसको गरीबों के कल्याण में लगाएगी। तो ये भी एक बजट का मेजर फंक्शन में आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा यहाँ पर पैसा, वेलफेयर स्कीम लाई जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम लाए जाते हैं। अगर देश की जनता टैक्स ही नहीं भरेगी तो कैसे गवर्नमेंट कर पाएगी। स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, अब स्टेबिलाइजेशन फंक्शन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, द गवर्नमेंट मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय चेंजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। जैसे यहाँ पर अगर रिसेशन आ गया, मंदी के दौरान, रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट क्या करेगी, जो टैक्स है उसको कम कर देती है और अपना जो एक्सपेंडिचर है उसे बढ़ा देती है, ताकि बाज़ार में जो पैसा जाए और लोगों को रोज़गार मिले। जब भी रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, फिर वो खर्च करेंगे, फिर से महंगाई बढ़ेगी, तभी तो इकोनॉमी सुधार में आएगी। अब भाई पिछले 4 लेक्चर में इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन्फ्लेशन होता है, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। ठीक है। और अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, टैक्स को बढ़ा देगी। अब अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्स को बढ़ा देगी, इससे क्या होगा, जो जो लोगों के पास पैसा होगा अब वो कम होगा, लोगों की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। आपको लगता होगा कितना, मतलब ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर थोड़ा सा भी टैक्स बढ़ाना बहुत चीज़ों को मैटर करता है, थोड़ा सा भी टैक्स कम करना बहुत चीज़ें बदल के रखता है इकोनॉमी में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, एक है एसेट, एक है लाइबिलिटी। इनको समझते हो आप, एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको यही एग्जांपल से समझाता हूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने फैमिली के लिए क्या हो, लाइबिलिटी हो, और कल को आपकी जॉब लग जाए तो फिर आप लाइबिलिटी नहीं रहोगे, फिर आप एसेट बन जाओगे। अब इससे क्या कहना चाह रहा हूँ, लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो हमें वापस, जो बाद में हमें, जो हमें या तो कुछ ना दे या बाद में हमें चुकानी पड़े। लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन और डेप्ट दैट मस्ट बी रीपेड इन द फ्यूचर। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। लाइबिलिटी समझ लो एक जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, आपको चुकाना पड़ेगा, आपने होम लोन लिया, आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट बोरिंग्स, जो सरकारी उधार होता है वो भी लाइबिलिटी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उधार ले लिया तो वो भी यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपका एग्जांपल कैसे कैसे यहाँ पर दिया, जैसे घर वाले आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। घर वालों को कुछ नहीं मिल रहा है तो उनसे,
अब यहाँ पर एसेट क्या होते हैं? एन एसेट इज एनीथिंग दैट हैज इकोनॉमिक वैल्यू एंड प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। मतलब एक ऐसी चीज़ कि आपने वो चीज़ खरीद ली, आने वाले टाइम में वो आपकी वैल्यू ही ऐड करेगी। जैसे गोल्ड, हाउस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। जैसे आप हो, अभी फैमिली वाले आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप एसेट हो उनके लिए, तो अभी वो आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, और पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपको कल को आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और रिटर्न में जितना आज सपोज आपकी पढ़ाई पे 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है, रिटर्न में आप हर साल घर वालों को 2 लाख रुपए दे दोगे। ये उन्होंने सिर्फ वन टाइम 2 लाख रुपए खर्च किया, अब उन्हें आप जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा उन्हें वापस मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एसेट हो गया, ठीक है? अभी सपोज आपकी जॉब नहीं लगती तो उनको तो रिटर्न में कुछ मिला ही नहीं ना, तो फिर लाइबिलिटी बन के मत रहना जीवन में। मेरा बस यही कहना है कि कभी भी लाइबिलिटी मत बनना, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं। खासकर मैं फीमेल्स के लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर लाइबिलिटी मत बनना, एसेट बनो, जॉब लगाओ, कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना है। आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए बट फाइनल सिलेक्शन लेके रहना है। हर इंसान के लिए, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, सभी के लिए है कि कभी भी लाइबिलिटी मत बनो किसी पर, एसेट बनो। कि कोई अगर आपके ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहा है तो वो इस उम्मीद में, उसे पता हो कि अगर मैं आज इसके ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो ये 15 रुपये वापस कल को लौटाएगा। जैसे अब और सिंपल से समझाता हूँ, आप अगर आज गोल्ड खरीद लोगे तो आपको पता है आने वाले 10 साल में गोल्ड का रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर आज आप घर बना लेते हो तो आपको पता है आने वाले टाइम में घर बनाना कितना महंगा हो जाएगा, और अगर आज मैं 50 लाख रुपए घर बनाने में खर्च करता हूँ तो 10 साल बाद ये 1 करोड़ का भी मैं बेच सकता हूँ। लैंड, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? उन्हें पता है आज जो ज़मीन की कीमत है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बिल्डिंग्स, मशीनरी, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं? एसेट्स हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देके पूछता हूँ, क्या एसेट है, क्या क्या लाइबिलिटी है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार बताओ, एसेट है या लाइबिलिटी है? क्या है कार आपकी? कार एसेट है या लाइबिलिटी है? आप बोलोगे भैया कार लाइबिलिटी है, क्योंकि कार अगर आपने 10 लाख रुपए की खर्च की, देखो कार लाइबिलिटी दो तरह से हो सकता है। अगर आपने रेंट पे कार देने को लिए खरीदी है तो आपका वो एसेट हो सकता है, लेकिन अगर आपने पर्सनल कार की बात कर रहा हूँ, अगर आपने पर्सनल कार खरीदी है और 10 लाख रुपए की अगर आपने कार खरीदी, तो अब ये पर्सनल कार आपको कोई रेंट तो दे नहीं रही, आपने खुद के यूज के लिए खरीदी है, तो ये लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी कैसे? अब आपको इसमें हर साल सर्विस भी करानी है, अब कहीं भी लेके जाना है तो इसमें आपको पेट्रोल भी डलाना होगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये एसेट नहीं है। लेकिन हाँ, कार एसेट भी हो सकती है कि सपोज आपने कार खरीद ली और सपोज कोई ड्राइवर है जो आप जिसने अपनी कार खरीद ली और वो ड्राइव करता है, रेंट पे अपनी गाड़ी चलाता है, तो उसके लिए वो कार एसेट हो गई, क्योंकि उसके लिए वो अगर उसने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है तो आने वाले कुछ साल में वो हो सकता है कि वो 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख उस कार को चलाकर रेंट से निकाल ले, ठीक है? अभी अगर हम और यहाँ मैंने एग्जांपल दे ही दिए हैं, ठीक है? अगर सपोज आपने कोई जगह खरीदी, लैंड खरीदी, तो लैंड एसेट है, लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियस है कि आने वाले टाइम में ज़मीन के पैसे बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, तो लाइबिलिटी तो नहीं है, तो एसेट है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। और जो बैंक लोन ले लिया आपने अपने दोस्त से, सपोज 1,000 रुपये उधार ले लिए, तो ये एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, कल को आपको ये 1,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एसेट क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पर हम इस जो लेक्चर का सबसे हार्ड सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा बजट स्ट्रक्चर। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने आज से पहले कितनी भी बार पढ़ा हो, लेकिन कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन से आते हैं, अक्सर आपको आज भी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस हार्ड ये जो हमारा गवर्नमेंट बजट स्ट्रक्चर होता है, जो रिसीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस में कौन सा एग्जाम्पल होता है, आज के बाद कोई आपको नींद में उठा के भी पूछेगा ना, तब भी आप बता दोगे। इतने सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी के बारे में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है जो हमारा गवर्नमेंट बजट स्ट्रक्चर होता है उसको समझने में, लेकिन आज के बाद आपको कभी भी आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई सो रहे हो उठा के बोले ये एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएगा, आप तुरंत बताओगे ये एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब है आज के बाद आप कभी नहीं बोलने वाले हो,
ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गवर्नमेंट बजट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक रिसीट होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है। बस मैं जैसे जैसे बताता चला जाऊं, क्योंकि बच्चों बहुत डरते हो आप इस टॉपिक से, आज के बाद मत डरना। रिसीट का मतलब, रिसीट मतलब रसीद। ये बताओ, आपने किसी से पैसे लिए, सपोज आपने 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए आपने लिए किसी से। अब 10 लाख रुपए के बदले में आप उसे रसीद दोगे ना, कि भाई 10 लाख रुपए की ये रसीद ले लो। अब जैसे टैक्स भरते हैं, सपोज टीडीएस भरा, टीडीएस का चालान गवर्नमेंट आपको देती है, रसीद देती है। या ऐसे भी याद मत करो, रिसीट से बस इतना आप यहाँ पे याद कर लो, रिसीट का मतलब यहाँ पे क्या याद रख लो, रिसीट का मतलब रिसीव। रिसीट का मतलब क्या हो गया? रिसीव। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है मतलब रिसीट हो रहा है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव हो रहा है तो वो क्या हो गया? रिसीट हो गया। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो पैसा गवर्नमेंट के पास में आ रहा होता है उसको बोलते हैं रिसीट, और जो पैसा गवर्नमेंट के पास से जा रहा होता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब ये दो टर्म्स आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? मुझे आपको 4 टर्म्स समझाने हैं, और 4 टर्म्स में आपका पूरा इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। बस ये एक बार समझ में आ जाए, मैं यहीं पे टाइम लूँगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, रिसीट, रिसीट मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव हो रहा है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे खर्चा लिख लो। जो गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है? खर्च खर्च हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर में आ गया। अब तुम्हें अभी पता है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लो। प्राप्तियाँ, जैसे इसे हिंदी में बोलते हैं प्राप्तियाँ, हमें गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त हो रहा है। और एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं व्यय। व्यय मतलब खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा है। दो टर्म्स और समझ लो, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। देखो, कोई इंसान आके पूछता है भैया आपका रेवेन्यू क्या है। अब वो रेवेन्यू ऐसे पूछेगा कि भैया आप एक दिन में कितना कमा लेते हो, आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। ऐसे तो नहीं पूछेगा कि आपका रेवेन्यू क्या है, कि 5 साल का क्या रेवेन्यू है, 10 साल का क्या रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू एक ऐसी चीज़ है जो हर साल होती है, जो बार बार होती है, ठीक है। रेवेन्यू में यहाँ पर फ्रीक्वेंट जो ट्रांजैक्शन, जो पैसा आप बार बार या तो किसी से ले रहे हो या बार बार किसी को दे रहे हो, वो होता है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है अगर आप बार बार खर्चा कर रहे हो या बार बार यहाँ पर पैसा ले रहे हो तो वो हो गया रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल ऐसे कि भैया कैपिटल में पैसा लगाओ। कैपिटल जैसे घर आपका कैपिटल हो गया, आपकी सपोज आपका जो घर है, कोई आपने प्रॉपर्टी ली, वो आपका कैपिटल में आता है। अब मुझे ये बताओ, क्या कैपिटल में आप बार बार वो खर्चा करते हो? क्या यहाँ पर आप बार बार घर बनाते हो? आप बोलोगे नहीं। तो कैपिटल का मतलब हो गया रियल ट्रांजैक्शन। बस ये चीज़ समझ लेना यार, लाइफ में घर इंसान एक या दो बार ही लेता है, ठीक है। जगह प्रॉपर्टी लाइफ में 2-4 बार ही ले पाता होगा, 10 साल में 5 साल में इंसान एक बार ले पाता है। कहने का मतलब है रेवेन्यू मतलब जो ट्रांजैक्शन बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल यानी कि जो ट्रांजैक्शन कभी कभार होता है, रेयर होता है। एक्सपेंडिचर जो खर्चा बार बार हो रहा है, जो आपका सरकार खर्चा कर रही है। और रिसीट जो गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है। अब ये 4 टर्म्स आपको समझ में आ गए या नहीं आए? अब देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में जो रिसीट होगी वो 2 तरह की होगी, एक होगी रेवेन्यू, एक होगी कैपिटल। बताओ होगी या नहीं? कि एक तो होगी रेवेन्यू रिसीट, एक होगी कैपिटल रिसीट। रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है। रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट के पास में बार बार पैसा आ रहा है। और कैपिटल का मतलब गवर्नमेंट के पास में बहुत बार बार नहीं आ रहा, कभी कभार पैसा आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट के पास में बार बार पैसा रिसीव हो रहा है। कैपिटल का मतलब गवर्नमेंट के पास में बहुत रेयर है कि पैसा आ रहा है, कभी कभार यहाँ पे आता है बार बार, और यहाँ पे आता है कभी कभार, कभी कभार।
अब यहाँ पर कैपिटल में रिसीट आ रहा है, रिसीट कैपिटल आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास में कभी कभार पैसा आता है। अब एक तो हो गया रिसीट, एक हो गया खर्चा जो कर रही है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर। अब ये बताओ एक्सपेंडिचर भी तो दो दो तरह का हो सकता है, कि एक तो गवर्नमेंट बार बार खर्चा कर रही है, एक हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास उसका जो खर्चा है वो कभी कभार वाला खर्चा है, कि भाई साल में कभी एक बार खर्चा आ गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार उसे खर्चा करना पड़ रहा है। अब इसको और आसान भाषा में यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट, अब रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, ये क्या लिखा है ये भूल जाओ। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब आप बोले भैया बार बार। और रिसीट का मतलब क्या हुआ, रिसीट का मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसा रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट के बारे में पैसा आ रहा है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट के पास बार बार पैसा आ रहा है, बार बार मतलब फ्रीक्वेंटली पैसा आ रहा है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है बार बार पैसा आना, फ्रीक्वेंटली पैसा आना, मतलब बार बार कोई चीज़ होना। और रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास में पैसा आना। तो गवर्नमेंट के पास में क्या है, बार बार यहाँ पे पैसा आ रहा है। अब कैसे आएगा, फ्रीक्वेंटली पैसा कैसे आता है, दो तरह से आता है गवर्नमेंट के पास में पैसा। सपोज गवर्नमेंट यहाँ पे कोई टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट जीएसटी लगाती, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास में हर महीने इंसान की सैलरी आ रही है, हर महीने यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए आप टैक्स भर रहे हो, तो गवर्नमेंट के पास में बार बार टैक्स आपका आ रहा है, बार बार आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास में आ रहा है। हर महीने गवर्नमेंट के अकाउंट में आप टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स से आपका टीडीएस कट जाता है, आप जीएसटी भर देते हो, कस्टम ड्यूटी भर देते हो, जो कंपनीज हैं कॉर्पोरेशन टैक्स भर देती हैं। तो गवर्नमेंट के पास में बार बार अगर पैसा आता है, हर महीने पैसा आ रहा है, फ्रीक्वेंटली पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं कि 5 साल में एक बार आया, 1 साल में एक बार आया, ये हर महीने आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंट हो गया। फ्रीक्वेंट का मतलब ये रेवेन्यू हो गया। बस दो टर्म याद करो, रेवेन्यू मतलब बार बार और कैपिटल मतलब कभी कभार। और गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट, गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है तो रिसीट, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट। तो एक तो ये टैक्स रेवेन्यू बार बार आता है गवर्नमेंट के पास में, और क्या आता है, एक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट मतलब हमारे देश ने किसी को बाहर लोन दे दिया, अब लोन तो एक बार दिया और लोन पता नहीं वो 5 साल बाद 10 साल बाद कब वापस करेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट वो हर साल दे रहा है या हर महीने इंटरेस्ट दे देता है। सपोज 1 करोड़, सपोज 10 करोड़ पे दिए, तो उस पर सपोज 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये महीने, हर महीने गवर्नमेंट के अकाउंट में वो जो दूसरा देश है, ठीक है, वो एज ए ब्याज के रूप में पैसा देता रहता है। तो ये हर महीने आ रहा है। डिविडेंड, जो गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट होता है वो हर महीने आ रहा है। स्कूल की जो सरकारी स्कूल की फ़ीस होती है वो हर महीने आ रही होती है। सरकार कोई फ़ाइन लगा देती है, कुछ आपका जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, आपकी नंबर प्लेट नहीं है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो आप पे फ़ाइन लग जाता है, तो उसका गवर्नमेंट के पास में बार बार पैसा आता है। अब वो तो कटता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि चालान कभी एक ही बार कटता है देश में। कोई लाइसेंस ले रहा है, किसी चीज़ का लाइसेंस फ़ीस होती है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाता है। तो ये पैसा वो है जो गवर्नमेंट को हर महीने, हर वीक में ऐसे मिलता है, ठीक है। तो वो हो गया रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट कैसे याद करोगे, रेवेन्यू मतलब कोई चीज़ बार बार होना है, और रिसीट का मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसा आना, गवर्नमेंट उस चीज़ को रिसीव कर रही है। कहने का मतलब गवर्नमेंट के पास में बार बार आ रहा है, फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी दो तरह से गवर्नमेंट के पास में पैसा आ सकता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू, इस टैक्स लगाकर, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, इस तरह से पैसा आ सकता है, ठीक है। अभी बस सुनते रहना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसीट। मैंने कैपिटल का मतलब क्या समझाया आपको, कभी कभार, और रिसीट का मतलब पैसा गवर्नमेंट के पास में आना है, गवर्नमेंट के पास आना, गवर्नमेंट के पास आना। मतलब कैपिटल रिसीट में वो सारे एग्जाम्पल आएंगे जो गवर्नमेंट के पास में कभी कभार पैसा आता है, ठीक है। कैपिटल रिसीट आइदर इंक्रीज गवर्नमेंट लाइबिलिटीज और रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट, एग्जाम्पल बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, सेल्स ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर्स। इसको इस तरह से समझो कि कैपिटल मतलब गवर्नमेंट के पास में कभी कभार पैसा आ रहा है, रिसीट। अब गवर्नमेंट के पास में कभी कभार पैसा कैसे आता है, आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ने सपोज किसी दूसरे देश से लोन ले लिया, सपोज अमेरिका से, यहाँ पर यूएस से क्या कर लिया, लोन ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा देश हर महीने लोन लेता है, कभी कभार पैसा लोन लेगा। तो हमारे पास, गवर्नमेंट के पास पैसा तो रिसीव हुआ, लेकिन ये पैसा ऐसा नहीं है कि हम हर महीने लोन लेते हैं। ये ऐसा है कि हमने साल में 6 महीने में कभी एक बार लोन ले लिया।
तो हमने एक बार लोन ले लिया तो ये क्या हो गया हमारा, कभी कभार लिया है तो कैपिटल में आएगा, और रिसीट मतलब गवर्नमेंट ने लिया है, मतलब ये रिसीव किया है तो ये गवर्नमेंट की कमाई हो गई। तो या तो ये जो कैपिटल रिसीट हमारी किससे आती है, हमने किसी से कोई चीज़ उधार ले लें, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमारी गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो बढ़ गई यहाँ पर। या हमारे गवर्नमेंट एसेट को कम करके भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो सकता है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ सरकार के हाथों में है उसको प्राइवेट कर दिया जाए। प्राइवेट कर दिया जाए मतलब अभी जैसे इंडियन रेलवे पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। अभी यहाँ पर इंडियन रेलवे को कल को टाटा जी को दे दिया जाए कि भैया टाटा कंपनी को दे दिया जाए कि आप ये इंडियन रेलवे रन करो, तो अब ये टाटा कंपनी को इंडियन रेलवे दिया जाएगा। तो टाटा कंपनी इसके बदले में जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके बदले में कुछ पैसा देगा। सपोज 1 लाख करोड़ पैसे दिए, तो अब ये 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास में रिसीव होंगे ना। और ये ऐसा तो इन्वेस्टमेंट है नहीं जो बार बार करती है गवर्नमेंट, साल 6 महीना में कभी एक ही बार होगा, तो इसलिए ये कैपिटल में आएगा। साथ में सपोज गवर्नमेंट के पास में कोई जगह है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दी, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है तुम गवर्नमेंट के पास में सरकारी कोई चीज़ है उसको प्राइवेट हाथों में बेच देना, तो ये भी हमारे जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनको कम कर देगा। साथ में रिकवरी ऑफ लोन्स, सपोज ऐसे भी हमारे पास में पैसा आ सकता है कि हमने किसी देश को लोन दे रखा था पहले, अब उसने वो पूरा लोन वापस कर दिया, तो उससे भी हमारे देश में पैसा आ सकता है। अब कोई भी देश को हमने पैसा दे रखा है, वो इंटरेस्ट हर महीने देता है, लेकिन लोन तो कभी कभारी लेता है इंसान और कभी कभारी वापस करता है, तो ये कभी कभी जो प्रोसेस होता है और गवर्नमेंट के पास में ये पैसा आएगा, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। सेल्स ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तुमने पीएसयू जो गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट रन कर रही है उसके शेयर्स बेच दिए, तो वो भी एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। और शेयर हर महीने तो बेचे नहीं जाते, कभी कभार बेचे जाते हैं, तो कैपिटल का मतलब कभी कभार, और यहाँ पर पैसा आएगा, रिसीव करेगी पैसा गवर्नमेंट, तो इसलिए कैपिटल रिसीट यहाँ पर हो जाएगा। अभी ये पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से इसे समझाऊंगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। नॉन डेप्थ creating capital receipt, recovery of loans and proceeds from the sales of public sector unit। मतलब इसमें यह है कि जो आपके नॉन डेट बिना ब्याज वाले जो कैपिटल यहाँ पर रिसीट होते हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, अब तुमने किसी से पैसा तो ब्याज पे लिया नहीं, यहाँ पर हमने रिकवरी की लोन की, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, रिसीट के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा था, अभी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के पास से पैसा जाएगा। अभी बताओ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब मैंने क्या बताया, बार बार, और खर्चा मतलब गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट का बार बार खर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट आप ही बताओ किस चीज़ पर बार बार खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट किस चीज़ पे पैसा खर्च करेगी, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनकी हर महीने सैलरी जाती है, जो पेंशन आ रही है उनकी हर महीने पेंशन भेजी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सपोज कोई लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट हर महीने दे रही है। अब सपोज अमेरिका से यहाँ पे क्या ले रखा है, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, अब हर महीने लोन तो एक ही बार में कभी रीपे होगा, लेकिन उसकी ब्याज हर महीने जा रही है, ठीक है, उसकी इंटरेस्ट हर महीने जा रही है, तो ये भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, बार बार खर्चा हो रहा है। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, जैसे गैस सिलेंडर हो गया या और भी चीज़ें हो गई, उस पर सब्सिडी मिलती है, तो वो भी फ्रीक्वेंट होता है, बार बार सब्सिडी दे रही होती है। ग्रांट्स, कुछ अनुदान होते हैं, ठीक है, वो भी बार बार हो रहे होते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट का बार बार खर्चा हो रहा होता है। तो ये बार बार हो रहा है यानी कि रेवेन्यू, और सरकार का खर्चा हो रहा है यानी कि एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो गया, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। अभी देखो एक सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ग्रांट्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन एड्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स, जैसे कोई ग्रांट्स है, वो यहाँ पर सपोज 10 लाख रुपए का 10 करोड़ करते हैं, 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर ग्रांट किसी सपोज यूपी को दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब यूपी सरकार ने उस 10 करोड़ से अपने एसेट तैयार किए, सपोज रोड या स्कूल बनवाए, लेकिन ये आपको ना थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, ये अभी मैं थोड़ा सा आगे ये पूरा क्लैरिफाई करता हूँ, तब ये वापस आता हूँ इस पर, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्योंकि उसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर समझना ज़रूरी था। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब बार बार, सॉरी, कभी कभार, कभी कभार, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। मतलब ऐसा खर्चा जो सरकार बार बार, हर महीने, हर सप्ते नहीं करती, 2-4 महीने में एक बार कर दिया, साल में एक बार कर दिया, इस तरह से किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट लाइबिलिटी जी को कम करते हैं बल्कि बढ़ाते नहीं हैं। जैसे गवर्नमेंट ने रोड बनवा दी है, तो रोड क्या है? एक एसेट हो गया। अब रोड एसेट, गवर्नमेंट ने रोड में पैसा खर्च किया, रोड बन गया। रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये सभी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे गवर्नमेंट, अब ये बताओ, हॉस्पिटल बार बार तो बनवाती नहीं है, एक बार बनवाती है। अब अगर एक बार हॉस्पिटल बनवाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, और बार बार नहीं बनवा रही है, एक बार बनवा रही है, तो इसलिए ये कैपिटल में आएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल पूछता हूँ, वो सबसे पहले आप मुझे एग्जाम्पल बताना। आप ये बताओ, गवर्नमेंट ने, कोई ए एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी दी। अब ये जो सैलरी है ये किस में आएगी? तो आप बताओ। ये आपके दिमाग में आएगा कि सैलरी भैया हर महीने दी जाती है गवर्नमेंट के, तो एक तो चीज़ फिक्स है कि ये रेवेन्यू होगा, क्योंकि हर महीने ये बार बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये रेवेन्यू होगा। ठीक है। साथ में अब सैलरी दे रहे हैं किसको? एम्प्लॉय को। सरकार का खर्चा हो रहा है, तो ये किस में आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। बहुत आसान है आपको इसको याद करना, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये बताओ, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, अब ये किस में आएगा? तो आप ऐसे सोचो, आपका कॉमन सेंस यहाँ पे काम करेगा। आप ये बताओ, सरकार को साल में 6 महीने में टैक्स एक ही बार मिलता है, या हर महीने टैक्स मिलता रहता है सरकार को? तो भाई इंसान हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देता है। अब हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देता है यहाँ पर, तो कब इसमें रेवेन्यू आएगा या कैपिटल आएगा? आप बोलोगे भैया रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये तो रेवेन्यू हो गया, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर आएगा या रिसीट आएगा? अब सरकार को आप टैक्स दे रहे हो, सरकार को पैसा मिल रहा है, सरकार खर्च नहीं कर रही है, तो सरकार का क्या हो गया? ये रिसीट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? रिसीट हो गया। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट। अभी सपोज आपके जो गांव हैं, गांव से लेके शहर जाने का जो रोड है, वो पहले ठीक नहीं था, टूटा फूटा था। अब सरकार ने वो रोड का कंस्ट्रक्शन कराया है, तो ये सरकार ने जो रोड का कंस्ट्रक्शन कराया है, ये किस में आएगा? तो सबसे पहले, रोड का कंस्ट्रक्शन ऐसा तो नहीं है कि सरकार हर महीने कराएगी, तो हर महीने नहीं कराती, कभी कभार कराती है। अब जो आपका रोड बन गया आपके गांव से शहर तक, अब वो 10-15 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, अब वो पूरी तरह से टूट जाएगा, जब जाके कहीं दोबारा वो रोड बनेगा। तो ये चीज़ों पर पैसा कभी कभार खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है। तो अब वो सेम रोड बनवाने के लिए गवर्नमेंट 10 साल तक उस पर कोई पैसा खर्च नहीं करेगी, हाँ कभी कभार रिपेयर करा दे। ठीक है। तो वो रोड कभी कभार बनवाएगी सरकार, ऐसा तो नहीं है। अब अपने एम्प्लॉय को तो हर महीने वो सैलरी देगी, लेकिन आपके गांव से जो शहर तक उसने रोड बनवाया है, वो अब 10 साल में, बाद 10 साल 15 साल जब वो टूट जाएगा तब बनवाएगी। मतलब बहुत रेयर उसमें काम होता है। तो ये बताओ, उसने रोड बनवाया है, तो ये कभी कभार बनवाती है। अब ये किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा? बोलोगे भैया कैपिटल आएगा। अब सरकार ने बनवाया है, ठीक है, तो सरकार का इस पर खर्चा हुआ है, तो ये क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, दूसरी चीज, गवर्नमेंट के पास में लैंड थी, जगह थी, 100 बीघा, 100 बीघा जमीन थी, जो गवर्नमेंट की नाम पे थी। अब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आया, सपोज अडानी जी आए, ठीक है, इन्होंने बोला गवर्नमेंट से कि ये जो 100 बीघा ज़मीन है, इसे आप हमको बेच दो। उन्होंने बोले कि ठीक है भैया, हम बेच देंगे। ठीक है। तो अडानी जी इसके बदले में, 100 बीघा के बदले में सपोज 10 करोड़ रुपये सरकार को दिए। तो ये जो सरकार ने लैंड बेची, सबसे पहले इसको टर्म को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे भैया इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिस
डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये किस में आएगा, तो ये आएगा, ये बताओ, ये जो सरकार है अपनी जो ज़मीन है बार बार तो बेचती नहीं है, एक बार ये 100 बीघा बेच दिया तो बेच दिया, ठीक है, तो ये कभी कभार होता है। तो सबसे पहले तो ये कैपिटल में आएगा। अब ये एक्सपेंडिचर में आएगा या रिसीट में आएगा? अब ये तो सरकार का खर्चा हुआ है, ये सरकार को पैसे की प्राप्ति हुई है। आप बोलोगे भैया सरकार को पैसे की प्राप्ति हुई है, तो ये होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट समझ में आ गया? आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो यहाँ पर मैंने रिवाइज करा देता हूँ। जो गवर्नमेंट बजट है, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में एक रेवेन्यू रिसीट होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब बार बार जो पैसा खर्च हो रहा है या आ रहा है। कैपिटल मतलब कभी कभार, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट मतलब बार बार पैसा आना, बार पैसा आना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार पैसा खर्च होना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, कभी कभार पैसा आना, कभी कभार पैसा आना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कभी कभार पैसा खर्च होना, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू रिसीट बार बार पैसा आना, अब कैसे आ सकता है? टैक्स रेवेन्यू से आ सकता है। जैसे टैक्स रेवेन्यू से मैंने बताया, आप इनकम टैक्स देते हो, ठीक है, आप जीएसटी देते हो, आप कॉरपोरेशन टैक्स देते हो। ये क्या है? गवर्नमेंट को आप बार बार पैसा दे रहे हो। तो ये रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से आ सकता है। एक तो टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपका कोई चालान काट दिया, आपने कोई फीस भर दी, वो किस में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। तो सरकार के पास में जो पैसा आता है वो दो तरह से आता है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। सरकार का जो खर्चा होता है बार बार, वो दो तरह से होता है। एक, अगर आप इसको याद भी नहीं रखोगे, इसको रहने दो, ज़्यादा डेप्थ में इतना मतलब ये मत याद करो, ठीक है। सरकार का जो खर्चा हो रहा है, बार बार खर्चा हो रहा है, वो किस में आएगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। जैसे सरकार का बार बार खर्चा किस चीज़ पर होता है? आप यहाँ पर सरकार गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो एग्रीकल्चर स्कीम होती हैं, उस पर जो खर्च कर रही होती है वो खर्चा होता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनको सैलरी देनी है, उनको पेंशन देनी है, वो खर्चा होता है। तो ये बार बार हर महीने खर्चा होता है। कैपिटल रिसीट मतलब कभी कभार खर्चा हो रहा है। जैसे यहाँ पर कैपिटल रिसीट का मतलब है कि कभी कभार आपके पास पैसा आ रहा है। अब कभी कभार पैसा कैसे आएगा? मैंने अभी आपको बता के आया हूँ। सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कैपिटल रिसीट। देखो ये इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट है। और ये नीचे का याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की, जो यहाँ पर कभी कभार सरकार के पास में पैसा आ रहा है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करके भी मिलता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार का कभी कभार पैसा खर्च हो रहा है, जैसे रोड्स, हाईवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवाने में खर्च होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपने बजट के प्रकार की तरफ। हमारे बजट जो होता है, हमारे देश का बजट, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की इनकम है, जो गवर्नमेंट का खर्चा है, वो बराबर है। सपोज टैक्स वगैरह से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पूरा 100 करोड़ पे, 10 करोड़ पे यहाँ पे सरकार कमाती है, और रोड्स, स्कूल, बिल्डिंग बनवाने में 10 करोड़ ही खर्च कर देती है, ठीक है। 10 करोड़ खर्च करने की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो होता है मेरे भाई बैलेंस्ड बजट। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद एक होता है आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के पास में टैक्स आ रहा है, या जो गवर्नमेंट के पास में जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, जबकि गवर्नमेंट का खर्चा कम है। मतलब गवर्नमेंट की आमदनी ऐसे समझो 100 करोड़ है, लेकिन देश में जो खर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है वो सिर्फ 90 करोड़ ही पड़ रही है,
मतलब गवर्नमेंट की आमदनी ज़्यादा है और खर्चा कम है। ऐसे समझो कि आपकी सैलरी 60,000 है ना, लेकिन आपकी जो मंथली यहाँ पर खर्चा है वो सिर्फ 40,000 है। ठीक है, तो 20,000 रुपये आप सेव कर ले रहे हो, आपका ये 20,000 क्या हो गया, सरप्लस बजट हो गया। एक होता है डिफिसिट बजट, घाटा बजट या घाटे का बजट। इसमें सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है। ठीक है, यहाँ पर सरकार पूरे स्कीम वगैरह में पैसा ज़्यादा खर्च कर रही होती है और जो टैक्स वगैरह से उसे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा होता है वो कम हो रहा होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट बोलेंगे, घाटे का बजट बोलेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि सरकार का जो आमदनी हो रही है वो 100 करोड़ की हो रही है और जो सरकार खर्चा कर रही है 120 करोड़ का कर रही है। तो यहाँ पर 20 करोड़ रुपये क्या हो गया, घाटे, 20 करोड़ घाटा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो घाटे हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये बजट डिफिसिट भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। और अक्सर आप बजट डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, इनमें कंफ्यूज होते हो। मैं बता रहा हूँ, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बजट डिफिसिट पढ़ लो बस। ठीक है, देखो डिफिसिट का मतलब तो आप समझ चुके हो। डिफिसिट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और गवर्नमेंट का जो इनकम है, जो सोर्स है, जो रिसीट है, जो गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है वो कम है। अब रिसीट वगैरह से समझ गए ना, रिसीट का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आना और एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जाना, गवर्नमेंट के पास से गवर्नमेंट के पास से पैसा जाना। ठीक है, तो ये होता है डिफिसिट। अब डिफिसिट हमने 5 भागों में डिफिसिट को बांटा हुआ है। सबसे पहला होता है बजट डिफिसिट। बजट डिफिसिट में क्या है, सपोज ऐसे मानो कि आपकी टोटल 100 रुपये की कमाई है, 100 करोड़ की कमाई है और 120 करोड़ का खर्चा है, तो 20 करोड़ आपका क्या हो गया, बजट डिफिसिट हो गया। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जैसे आपकी टोटल खर्चा कितना है, 120 करोड़ है। आपकी जो टोटल आय कितनी है, वो 100 करोड़ है। ठीक है, इस 100 करोड़ में वो पैसा भी इंक्लूड होता है जो हमने विदेशी किसी देश से या किसी बैंक से, सपोज वर्ल्ड बैंक से हमने लोन पे उधार लिया है। कहने का मतलब है, अगर हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार का मिला के 80 करोड़ ही हुआ और हमने 20 करोड़ पे बाहर से लोन ले लिया, सपोज वर्ल्ड बैंक से हमने लोन ले लिया, तो अब हमारा कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो ये जो हमने लोन लिया ये भी यहाँ पर इनकम में ही शामिल होता है। ठीक है, तो ये अब हमारा 20 करोड़ का बजट डिफिसिट आ गया। लेकिन ध्यान रखना, ये 100 करोड़ हमारी देश की जो सरकार है उसकी असली कमाई नहीं है। इसमें वो पैसा भी इंक्लूड है जो हमने पैसा लोन पे लिया है विदेश से। कहने का मतलब है, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि आप घर के जिम्मेदार नागरिक हो, आप फैमिली चलाते हो, आपकी टोटल सैलरी 60,000 है, आपका पूरा जो घर का खर्चा वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब आपने क्या करा कि आपने 20,000 रुपये अपने दोस्त से ले लिया, तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल आपके पास कितना पैसा आ गया, 80,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो 1 लाख में से, मतलब 100,000 में से अगर आप 80,000 घटा दोगे तो 20,000 अभी भी आप घाटे में हो यहाँ से पैसा लेने के बाद में। आपकी सैलरी 60,000 ही थी लेकिन 20,000 रुपये आपने अपने दोस्त से उधार भी ले लिए, तो वो भी एक तरह से आपकी आय ही बन गया, आपकी इनकम ही बन गया। तो अब आपकी इनकम 80,000 होगी, बेशक वो आपको आगे चल के वापस उसे करना है। तो बजट डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट, और इसमें जो हमने बाहर देशों से जो लोन पे पैसा उधार लिया है हमारी देश की रिसीट में, वो भी इंक्लूड होता है। द बजटरी डिफिसिट इज फाइनेंस्ड आइदर बाई बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी। अगर ये जो अब डिफिसिट है, अब ये जो 20,000 का जो आपको घाटा हुआ है, अब ये कैसे पूरा होगा, अब ये ऐसा होगा या तो और पैसा आप उधार ले लो या आप पैसा और ज़्यादा छाप दो। ठीक है, अब इसी के साथ आगे देखते हैं। एक होता है रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू रिसीट कितना है। अब रेवेन्यू मतलब देखो, मैंने बताया ना कि खर्चे भी 2 तरह के होते हैं, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना तो हम ये इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर रहे हैं और ना ही इसमें कैपिटल रिसीट ऐड कर रहे हैं। जो हमारा पैसा बार बार खर्च हो रहा है, जो पैसा हमारा बार बार आ रहा है, सिर्फ अगर मैं उसका डिफरेंस निकाल लूँ और अगर मैं माइनस में आता हूँ, अगर मेरा नेगेटिव आता है, तो मैं उतना रेवेन्यू डिफिसिट में हूँ।
जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका घर का खर्चा सपोज 80,000 रुपये है, ठीक है। आप 60,000 रुपये यहाँ पे किस में, आपकी 60,000 सैलरी है। अब 60,000 में से आपने जो खर्चा करते हो वो आपका बार बार सारा खर्चा हो जाता है। सपोज यहाँ पर ऐसे समझो कि आपने खाने पर 20,000 खर्चा किया, कपड़ों पर 20,000 खर्चा किया, और 20,000 आपने अपना कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ये 20,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये तो आपका खर्च, ये तो इंक्लूड नहीं होगा। अब ये 20,000 और ये 20,000, ये 40,000, ठीक है। और आपकी सैलरी कितनी है, 80,000। तो अगर मैं 80,000 में से 40,000 घटा दूंगा तो अब ये 40,000 का क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। अब इसका कहने का मतलब ये है, अब सपोज यहाँ पर मैंने कैपिटल रिसीट ऐड भी नहीं किया। सपोज आपने कोई 1 लाख की प्रॉपर्टी बेच दी होती, तो अभी भी अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो मुझे ये 1 लाख की जो आपने प्रॉपर्टी बेची है ये आपकी इनकम में मैं ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं वो देख रहा हूँ कि आपकी रेवेन्यू रिसीट कितनी है, आपका जो हर मंथ सैलरी आती है वो कितना है। ये तो साल में एक बार, 2 साल में एक बार आया है ना आपके पास में पैसा। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट घटा दूंगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सरकार के जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज और जो रोज़मर्रा की कमाई है उसका घाटा होता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो आप इसको, रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो रोज़ हर महीने उसे सपोज सैलरी देनी है, हर महीने लोगों को पेंशन देनी है, ठीक है, ये उसे हर महीना पैसा देना है। और वहीं पर रेवेन्यू रिसीट क्या हो गया, हर महीने उसके पास में टैक्स का पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, चालान वगैरह कट रहे हैं। तो सपोज ये सैलरी, पेंशन, इन सब में सरकार का 10 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, और जो रेवेन्यू रिसीट है वो सिर्फ उसे 8 करोड़ रुपये मिल रहा है टैक्स से। तो बजट जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना हो गया सरकार का, वो 2 करोड़ हो गया। आई होप ये चीज़ मैं आपको समझा पाया हूँगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपका ज़्यादा है तो ये चिंताजनक होता है, क्योंकि भैया आपको अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी अगर तुम्हें उधार लेना पड़ रहा है तो ये फिर दिक्कत वाली बात है कि जितना टैक्स से पैसा आ रहा है उतना आपके पास उतना पैसा भी नहीं आ पा रहा कि आप अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाओ, जो पेंशन वगैरह हैं वो दे पाओ। जो रोज़मर्रा की आपकी इतनी कमाई तो होनी चाहिए कि आप रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाओ, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज वरिंग बिकॉज इट इंडिकेट द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू फाइनेंस इट्स करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, रादर देन इन्वेस्टिंग इन एसेट क्रिएशन। अब देखो, तुम किसी से पैसा उधार लेके अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो चलो समझ में भी आता है। जैसे बहुत सारे लोग लोन लेते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कि भाई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, एसेट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, लोन देते रहेंगे। लेकिन अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है, पैसा उधार लेना पड़ रहा है अपनी घर की डेली ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए भी, तो भैया फिर तो वो दिक्कत वाली बात है। समझ में आया? आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। दिस लीड्स टू डेब्ट ट्रैप विदाउट एडिंग टू द इकोनॉमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में है अगर आपका देश, तो ये आपको इतने बुरे कर्जे में फंसा देगा कि आपके देश को फिर आने वाले 100 साल में भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। तो देखो, फिस्कल डिफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। देखो इसको ऐसे लिखो, फिस्कल डिफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। देखो ये, और जो अभी मैंने आपको बजट डिफिसिट पढ़ाया सिमिलर सा लग रहा होगा। ये अगर सिर्फ मैं इतना फॉर्मूला लिखूं तो ये किसका है, आप बोलोगे भैया ये बजट डिफिसिट का है। लेकिन अगर मैं इसमें बोरोइंग्स को भी हटा दूं तो वो किसका हो जाएगा, फिस्कल डिफिसिट का हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैंने बजट डिफिसिट में भी आपको क्या बताया था कि सपोज मेरा 100 करोड़ यहाँ पे खर्चा है, मेरा जो टोटल रिसीट है मेरी खुद की यहाँ पर 60 करोड़ है, ठीक है, हमारे देश की, और हम बाहर से लोन ले रहे हैं 20 करोड़, तो ये टोटल कितना हो गया, 80 करोड़ हो गया। तो टोटल देश की आय हम कितना मान लेते हैं, 80 करोड़ हो गया। लेकिन ये बताओ, ये हमारा क्या एक्चुअल में हमने भाई एक्चुअल में इतना कमाया है? भाई वो तो लायबिलिटी है, कल को हमें वापस करना है।
तो फिजिकल डिफिसिट बहुत जरूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट घाटा होता है, ये बताता है कि सरकार को अपना पूरा जो खर्चा चलाने के लिए कुल कितने कर्जे की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, सपोज आपका 100 करोड़ का खर्चा है और आपने सिर्फ 60 करोड़ ही आपका टैक्स, नॉन टैक्स और जो आपका ओवरऑल खर्चा है, सिर्फ वहाँ से कितना जो आय है, जो सोर्स है, वहाँ से कितना आया, आपको 60 करोड़ रुपए ही आया। अब मतलब आपका इसमें हमने जो लोन वगैरह लेते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब आपको 40 करोड़ का घाटा है, तो अगर आपका फिजिकल डिफिसिट कितना आ गया, 40 करोड़। अब 40 करोड़ आपको लोन लेने की ज़रूरत है। तो ये क्या बताता है, ये लोन बताता है कि आपको लोन लेने की कितनी ज़रूरत है। समझ गए? तो यहाँ पर जो हमने बाहर से लोन ले रखा है वो इंक्लूड नहीं होता। जैसे आप ऐसे अपने घर में समझ सकते हो कि 60,000 का आपका खर्चा है, 40,000 आपकी इनकम है, और अगर आपने 10,000 दोस्त से ले लिए तो आप ये भी इनकम में ऐड करके 50,000 करके 10,000 जो बचा है, ये तो हो गया बजट डिफिसिट। लेकिन अगर मुझे फिजिकल डिफिसिट निकालना हो तो जो ये उधार लिया है ये भी ऐड नहीं करूँगा, जो मेरी खुद की कमाई है सिर्फ वो मैं ऐड करूँगा। तो फिर मुझे 60,000 खर्चे में से अपनी खुद की जो कमाई है उसको माइनस करूँगा तो फिर 20,000 आएगा। मतलब मुझे अब 20,000 का घाटा है, मुझे 20,000 रुपये अपने दोस्त या कहीं से बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तभी मैं अपना काम कर पाऊँगा। समझ गए? सरकार को देश चलाने के लिए अगर 150 रुपये चाहिए तो सरकार अपनी जो कमाई है वो 100 रुपये है, तो सरकार को 50 रुपये का जो फिजिकल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा यहाँ पे होगा। तो फिजिकल डिफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट डिफिसिट में क्या है भाई, इसमें तो तुम लोन लेके बता दो हमारी इतनी आय हो गई। एक्चुअल में आए तो तुम्हारी फिजिकल डिफिसिट बताता है, एक्चुअल में तो तुम्हें बताता है कि फिजिकल डिफिसिट के तुम्हें कितना देश चलाने के लिए कितना ज़रूरत पड़ रहा है बाहर से पैसा लेने की। ठीक है, अब एक होता है आपका प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सरकार ने इस साल 50 रुपये का कुल कर्जा लिया तो उसका फिजिकल डिफिसिट कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। अब इस 50 रुपये में 30 रुपये तो केवल उसने जो पिछले सालों का जो कर्जा था उसका इंटरेस्ट देने में ही चला गया। यानी इस साल नए कामों के लिए उसने सिर्फ कितने रुपए का उसे सिर्फ घाटा हुआ, 20 रुपये का घाटा हुआ। मैं इसे ऐसे समझाता हूँ कि 100 करोड़ का इस साल खर्चा किया सरकार ने। टोटल खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपये, जिसमें से 20 करोड़ खर्चा, 20 करोड़ तो जो उसने पहले से लोन ले रखा है, इतने सालों से जो लोन चलता आ रहा है, 20 करोड़ रुपये तो उसकी ब्याज देने में ही चला गया। 20 करोड़ कितना चला गया, उसकी ब्याज देने में ही चला गया। अब सरकार की हमारी इनकम कितनी थी बेचारी की, 60 करोड़, तो हमारे को घाटा कितना हुआ, 40 करोड़। लेकिन ये बताओ क्या हमने देश में 40 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा लगाए? नहीं, इसमें से 20 करोड़ तो हमने ब्याज देने में, जो पहले हमने पिछले सालों में जो लोन ले रखी है 20 करोड़, तो उसमें ही हमारा पैसा चला गया। तो जो बचे 20 करोड़ हैं उसका एक्चुअल में हमने डेवलप किया है, हमारे देश पे ऊपर खर्च करने के लिए एक्चुअल में ये 20 करोड़ की ज़रूरत पड़ी है। ये 20 करोड़ तो हमने ब्याज ही चुका दी। कहने का मतलब है एक्चुअल में देखा जाए तो इस साल हमें, अगर हमारे पास कोई ब्याज नहीं देनी पड़ती तो हमें सिर्फ 20 करोड़ ही उधार लेने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि फिर हमारा 100 करोड़ का खर्चा नहीं होता, सिर्फ 80 करोड़ का होता, और 60 करोड़ हमारी इनकम होती, सिर्फ 20 करोड़ का ही हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हमें लोन लेना पड़ा 40 करोड़, क्योंकि 20 करोड़ पे तो हमने उसका लोन का इंटरेस्ट चुकाने में ही हमारा चला गया, खर्चा हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पे हम समझते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, ये होता है रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कहने का मतलब है, सपोज आपका देश 100 करोड़ का खर्चा है ना, कितना खर्चा है, 100 करोड़ का खर्चा है, जिसमें से आपका 60 करोड़ इनकम है, तो हमारा रेवेन्यू डिफिसिट कितना हो गया, 40 करोड़ हो गया। लेकिन ये जो खर्चा है इसमें से केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये तो राज्यों को अनुदान दे दिया, ग्रांट दे दी। मतलब सरकार राज्यों की मदद कर दी कि भाई राज्यों पर पैसा कम पड़ रहा था, उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी, तो ये तो उन्होंने मदद में पैसा दे दिया राज्यों को। अब यहाँ पर मदद में पैसा दे दिया, अगर ये मदद में पैसा दे दिया तो एक्चुअल में केंद्र सरकार ने तो 80 करोड़ ही खर्च किया। तो अगर ये मदद में नहीं देती तो 80 करोड़, 20 करोड़ रुपए ही लोन लेने की जरूरत पड़ती।
तो जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यही बताता है कि जो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से अगर ग्रांट हटा दूं, अगर मैं 40 करोड़ में से जो मैंने स्टेट्स को ग्रांट दिए वो 20 करोड़ घटा दूं, तो सिर्फ 20 करोड़ ही मेरा क्या आएगा यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे ऐसे याद करो, ऐसे आपकी 60,000 सैलरी है, आपके घर के खर्चे 80,000 हो गए। अब यहाँ पर जो आपका 80,000 खर्चा, 10,000 का खर्चा तो आपने अपने दोस्तों के ऊपर कर दिया, दोस्तों को मदद में लगा दिया। अगर ये दोस्तों को मदद में आपने ये जो अनुदान दे दिया, उनको मदद हेल्प कर दी, आपका अभी आपका डिफिसिट कितना है? आप बोलोगे भैया 20,000 का, आपको 20,000 घाटे में, क्योंकि 60,000 सैलरी, 80,000 का खर्चा है। लेकिन आपने ये अपने दोस्तों की मदद की। अगर ये दोस्तों की मदद नहीं करते, ये 10,000 और घटा देते, तो सिर्फ आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना होता? सिर्फ 10,000 होता। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल था जो मैं बोल रहा था कि आपको बाद में समझाऊंगा, वो भी ग्रांट से रिलेटेड था, तो अभी मुझे याद आया। ठीक है, वो समझाता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बार बार हमारे देश का क्या हो रहा है, हमारी सरकार का खर्चा हो रहा है। रेवेन्यू का मतलब बार बार, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। अब देखो, ग्रांट्स इन एड गिवन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। अब जैसे मदद दे दी, सपोज 10 करोड़ की यहाँ पर गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ने राज्य को यहाँ पर मदद दे दी। अब राज्यों ने उनसे क्या बनवा लिया? रोड और स्कूल बनवा लिए। इन 10 करोड़ से क्या बनवा लिया? रोड और स्कूल बनवा लिए। अब आप बोलोगे भैया ये रोड और स्कूल किस में आएंगे? तो आप बोलोगे ये रोड और स्कूल तो कैपिटल में आएंगे। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, सवाल ऐसे इस तरीके से दिया गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दी स्टेट गवर्नमेंट को रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ सरकार का या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ सरकार का? अब स्टेट के लिए देखोगे तो इस स्टेट रोड वगैरह बनवा रहा है, तो स्टेट के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार ने दिया है उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि ये ग्रांट्स, बेशक उससे रोड, स्कूल बनवाए गए, लेकिन ये जो ग्रांट्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को मतलब दिया गया, और ग्रांट्स हर महीने फ्रीक्वेंटली दी जाती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट उनसे रोड बनवाए चाहे कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रहे हैं तो वो ग्रांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगी। इसका एक और रीजन है, क्योंकि जो एसेट का ओनर होगा, जो रोड, स्कूल, हॉस्पिटल जो बनवाए हैं, वो केंद्र सरकार नहीं होगी। अगर केंद्र सरकार ओनर होती तो उसका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। उसने तो राज्यों को दे दी, उसका राज्य ओनर है। ठीक है, उन्होंने उसने तो मदद कर दी। अब आप अपने दोस्त की मदद करते रहते हो, हर महीने मदद करते रहते हो, तो आपका तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब आपका दोस्त उससे अगर घर बनवा ले तो उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपके लिए वो अभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप तो बार बार उसकी मदद करते ही रहते हो। उसका मालिकाना हक आपका दोस्त रहेगा, ना कि आप। तो अगर आप राज्य को ग्रांट दे रहे हो, ग्रांट कित में आती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। अगर राज्यों को आप अनुदान दे रहे हो तो वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, चाहे अब राज्यों से रोड बनवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। आई होप ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो वो ग्रांट से मुझे याद नहीं रहा था, तो मुझे याद आया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते हैं FRBM एक्ट 2003, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अगर देखो इसके बारे में बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो जो देश का हमारा कर्जा बढ़ रहा है ना, उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1990 और 2000 दशक के बीच में सरकार का जो घाटा है, जो कर्जा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बढ़ता ही जा रहा था। सरकार जो भी कमाती थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था। तो ये एक्ट लाया गया, और सरकार पहले क्या है, खूब खर्चा करती थी, खूब मन भर के खर्चा करती थी, और जो पैसा कम पड़ता था वो कर्जा ले लेती थी, और बाद में फिर उस कर्जे का ब्याज दे रही है। तुमने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि खाने पीने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे कितना भी कर्जा हो जाए। बहुत सारे लोग, ऐसी हमारी देश की सरकार करती थी। तो इसके लिए FRBM एक्ट 2003 लाया गया कि भैया जो तुम कर्जा लोगे ना, वो कंट्रोल में रह के ही लोगे, तो जो देश का जो कर्जा है वो कंट्रोल हो सके और गवर्नमेंट मन चाह कर्जा ना ले सके, इसलिए FRBM एक्ट 2003 लाया गया था। द एक्ट
एम्स टू इम्प्रूव गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है सरकार अपनी कमाई के अनुसार ही खर्च करे। जैसे कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी लागू होता है कि भैया जितनी कमाई हो रही है उसी के अनुसार खर्चा करो। ऐसे नहीं है कि मन भर के खर्चा कर लिया, एकदम खुलेआम खर्चा हो रहा है और बाद में फिर आप टैक्स बाद में आप कर्जा ले रहे हो दूसरे देशों से, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करना, इसका एम लाया गया। जो पब्लिक मनी है उसको मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोरिंग्स, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये एक सेकेंड, FRBM एक्ट 2003 मैंडेट गवर्नमेंट वाइज 3 पॉलिसी स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट। मतलब FRBM एक्ट ये कहता है, इसने ये कंपलसरी कर दिया कि सरकार केवल बजट पेश नहीं करेगी बल्कि उसके साथ 3 पॉलिसी स्टेटमेंट भी रखेगी, जिसमें एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये बताएगी कि अगले 3 सालों के लिए सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार की जो टैक्स वसूलने की और खर्च करने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, जो देश की GDP इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेशन है वो क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार बताएगी। इट मैंडेट द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट वाई एन अमाउंट टू 0.5% or more of the GDP at the end of each financial year, aiming to eliminate entirely। कहने का मतलब है सरकार अपने रोजमर्रा खर्चों के लिए बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेगी। इसी एम के साथ रेवेन्यू डिफिसिट को हर साल हमें 0.5% या उससे ज़्यादा से कम करना है और हमें अचीव करना है कि कैसे भी करके हमारा जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो जीरो आ सके, ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट ना हो। और यहाँ पर जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है, यहाँ नहीं लिखा है, जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है उसको 3% से ज़्यादा ना हो, 3% का फिजिकल डिफिसिट यहाँ पर टारगेट रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा एक तरह से यहाँ पर बजट वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में, कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, जो टैक्सेस का क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे और कितने टाइप्स में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए टैक्सेस के बारे में समझते हैं। अब टैक्स तो समझते ही होंगे, टैक्स क्या होता है, वो मनी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, लोगों से यहाँ पर कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, जिसकी जितनी इनकम होती है उस बेसिस पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट अपने खर्चे करती है, जो रोड्स बनवाने में, सरकारी हॉस्पिटल बनवाने में, स्कूल्स बनवाने में या डिफेंस में, अब सरकार के जो भी खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है लोगों से। अब टैक्स को मेनली 2 भागों में हमने वर्गीकृत किया हुआ है। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझते हैं। ये सीधे किसी व्यक्ति या कंपनी की जो कमाई होती है उस पर लगाया जाता है। जिस पर ये टैक्स लगता है उसे डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है और इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मेरी इनकम 1 लाख है और अगर मुझे उस पर टीडीएस भरना है, मेरे सैलरी से टीडीएस डिडक्ट होगा, मतलब होगा मेरी सैलरी से इनकम टैक्स जो भी टैक्स जाना है वो मैं ही पे करूँगा। ऐसे नहीं कि मैं किसी और से बोल दूँ कि नहीं भाई मेरी इनकम है टैक्स तुम भर दो। कहने का मतलब है जिस इंसान की इनकम है, जिस कंपनी की प्रॉफिट है, वही टैक्स भरेगा, कोई और दूसरा टैक्स नहीं भरेगा। इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अ डायरेक्ट टैक्स is a tax that is paid directly by the person on whom it is imposed। जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगा है वो उसी इंसान की लाइबिलिटी बनती है या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स को भरे। द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन पर ये टैक्स का बर्डन नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो वही उस चीज़ को, प्रॉफिट पे अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो वही भरेगा। मेरी सैलरी है, अगर मेरी सैलरी पे टैक्स कट रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं टैक्स भरूँ। मैं ये नहीं बोल सकता किसी दूसरे इंसान से, अपने यार दोस्त से ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे बदले में टैक्स तुम भर दो। समझ रहे हो? पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। बर्डन शिफ्ट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये 2 बार लिख गई है, कोई बात नहीं है।
प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव इन नेचर का कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स आपको भरना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो टैक्सेशन सिस्टम चलता है वो प्रोग्रेसिव चलता है, अभी उसके बारे में भी देखेंगे। एग्जाम्पल देखें अगर हम डायरेक्ट टैक्स का, तो इनकम टैक्स हो गया, आपकी इनकम पर जो भी टैक्स लग रहा है वो आप ही को भरना है। कॉरपोरेट टैक्स हो गया, जो कंपनी कमाई कर रही है, जो उसका प्रॉफिट हो रहा है उस पर कॉरपोरेट टैक्स कंपनी को ही भरना है। कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये जिस पर लग रहा है उसी इंसान को डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में भरना होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स ध्यान रखना बस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिफरेंस आ जाता है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बट यहाँ पर दूसरे पर्सन पर हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम वन पर्सन बट अल्टीमेटली पेड बाई अनदर पर्सन, कि वो कलेक्ट एक पर्सन से किया जाता है लेकिन उस टैक्स को भर कोई और रहा होता है। मतलब कि वर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ये टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तुमसे लेकिन तुम किसी और से वो टैक्स वसूल रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को आप टैक्स पे नहीं करते हो, यहाँ पर जो टैक्स पे किया जाता है वो इनडायरेक्टली किया जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। सपोज आप मेडिकल स्टोर गए, मेडिकल स्टोर पर एक कंपनी है जो अपनी दवा बनाती है, ठीक है, अपनी मेडिसिन बना रही है, दवा बना रही है, और उस दवा पर गवर्नमेंट ने बोला कंपनी को कि भैया हम तुम्हारे पर 18% जीएसटी लगाएंगे, 18% आपको जीएसटी देनी होगी। तो कंपनी बोलेगी कि ठीक है कलेक्ट हमसे कर लेना, लेकिन ये जीएसटी हम नहीं भरेंगे, जो इस दवा को खरीदेगा हम उससे जीएसटी लेंगे। तो अब यहाँ पर जो आप ये दवा खरीद रहे हो, अब इस पर आपने देखा होगा बिल की पूरी प्राइस होती है, फिर नीचे उसमें CGST, ठीक है, SGST, तुमने बिल देखा होगा, इस तरह से यहाँ पर इंक्लूड होता है, ठीक है। वहाँ पर टैक्स सपोज आपका जीएसटी लग गया 18%, तो अब ये जो 18% है ये डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं किया, ये आपने उस मेडिकल स्टोर वाले को, या मेडिकल स्टोर ने से जिस मेडिकल स्टोर वाले ने जिस कंपनी से ख़रीदा है आपने उसको पे किया है यहाँ पर 18% जीएसटी। अब वो कंपनी क्या करेगी, आपसे 18% जीएसटी वसूलेगी और आगे गवर्नमेंट के अकाउंट में शिफ्ट कर देगी। कहने का मतलब है यहाँ पे टैक्स लगा था कंपनी जो दवा बना रही थी उस पर। अब कंपनी ने अपनी जेब से टैक्स नहीं भरा, कंपनी ने बोला हम जिसको दवा बेचेंगे उस कस्टमर से टैक्स लेंगे। अब यहाँ पर कस्टमर ने टैक्स भरा, ठीक है। अब वो टैक्स कंपनी के अकाउंट में आया और कंपनी अब आगे जीएसटी भरेगी उसका। तो यहाँ पर कंपनी ने जो वर्डन है वो अपना कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज और गुड्स होती हैं उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड कर देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, अब जैसे आप एक सिंपल सा हम ले लेते हैं, पार्ले जी बिस्किट ले लो, ठीक है, सब ने खाया है अपनी लाइफ में कभी ना कभी। अब आपने उसमें नहीं देखा होगा कि ये 5 रुपये का है और भैया इसमें 0.25 जीएसटी लग रही है तो आप 5.25 पैसे आप हमें दे दो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ये 5 रुपये की, सपोज ये इससे अगर जीएसटी हटा दिया जाए तो ये 4 रुपये 75 पैसे का हो जाएगा, कंपनी से 4 रुपये 75 पैसे का बेचेगी, क्योंकि 25 पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट को भी दे रही है, तो वो यहाँ पर आपको 5 रुपये का वो बिस्किट का पैकेट दे रही है। वरना अगर जीएसटी कंपनी को ना देना पड़े तो हो सकता है कि चलो प्राइस कम ना करके उसमें 1-2 बिस्कुट की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन कंपनी ने वो 1-2 बिस्किट कम इसलिए करे हैं क्योंकि वो पैसा आगे उसको जीएसटी जो उस पर लग रहा है उसे गवर्नमेंट को देना है और वो आपसे वसूल रही है, इसलिए उसने क्वांटिटी ही कम कर दी, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको दिख जाएंगे, कहने का मतलब है उसे अल्टीमेटली कंज्यूमर या कस्टमर पे कर रहा होता है, कंपनी उसे पे नहीं करती है, ठीक है। कंपनी जो सारा बर्ड, अब कंपनी चाहे तो वो कर सकती है, कंपनी नहीं चाहे, तुमने देखा होगा ऑल द टैक्स इंक्लूडेड या जो टैक्स है एक्सक्लूडेड लिखा होता है कि भैया, जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा कि कोई एक प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 1500 है और उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल द टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह लगा के सारा ये प्राइस है। और कभी कभी तुमने देखा होगा प्राइस 1500 एंड एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स को हटा के इतना टैक्स और इसमें लग जाएगा तो वही चीज़ 1600 या 1700 रुपये की आपको मिलेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तुमने देखा होगा ना प्राइस 1500 प्लस टैक्स,
फिर जब वो टैक्स लग के कितने की हो जाती है, 1600-1700 की हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने लगाया तो कंपनी पे था, कंपनी ने खुद ना भर के वो तुम्हारे ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया कि नहीं भाई तुम सबमिट करो, तुम जमा करो, तुम हमें दो, हम आगे गवर्नमेंट को दे देंगे। यूजुअली प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, आमतौर पर ये प्रकृति में आनुपातिक या प्रतिगामी होता है। देखो जितना ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा, या कभी कभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई तुम प्रोडक्शन ज़्यादा करो कंपनी से, अगर तुम्हारा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा हम उतना आप पर को सब्सिडी दे देंगे, उतना टैक्स हम आपसे कम ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी होता है, वो इसलिए भी गवर्नमेंट करती है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और एट द एंड जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी कैसे बढ़ती है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी अगर आप फ्रॉम द लेक्चर 1 फॉलो कर रहे हो चीज़ों को। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन पेट्रोल, टैक्स ऑन डीजल, टैक्स ऑन एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये सब किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अभी ये हम आगे भी देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों पे अभी जीएसटी लगता है, पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, अभी उनको हटाकर ज़्यादातर चीज़ों पे टैक्स क्या लगता है, जीएसटी लगता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी जीएसटी नहीं लगता। जो पहले टैक्सेस लगते थे, जो पहले एक्साइज ड्यूटी या स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, वेट टैक्सेस जो लगते थे वो आज भी लगते हैं। जैसे पेट्रोल पर आज जीएसटी नहीं लगता, इसे जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट और सेल टैक्स लगता है। अल्कोहल पे आज भी इसको जीएसटी से अलग रखा गया है, इस पर नो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड, स्टेट गवर्नमेंट लिबाई स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, ना जीएसटी लगती, इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, बैट और सेल टैक्स लगता है, लाइसेंस फ़ी लगती है, ठीक है। ऐसे ही जो टोबैको होते हैं उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगता। तो ये 2-3 मेजर एग्जाम्पल हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता और पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल, आपका टोबैको, ठीक है, और आपका पेट्रोल, ये जो पेट्रोल डीजल जो फ्यूल होता है, ध्यान रखना इनको किससे बाहर रखा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पे जीएसटी नहीं लगती, इन पे या तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इन पे स्टेट का जो सर्विस टैक्स हो गया, बैड टैक्स हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सबसे महत्वपूर्ण आज के टाइम में हमारे यहाँ पर जो टैक्स है वो जीएसटी है। जीएसटी यहाँ पर आज के टाइम में सारे जो टैक्सेस थे उनको मिक्स करके एक टैक्स बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। और जीएसटी एक हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स भी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सेकेंड, इसको समझना कि इसे हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोलते हैं। देखो जीएसटी उस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है जहाँ पर सामान को बेचा जा रहा है, ना कि जहाँ पर सामान बनता है। ये चीज़ याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीएसटी, सपोज इसको ऐसे समझ सकते हो कि महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज कोई मोबाइल है जो कि कहाँ पे बन रहा है, महाराष्ट्र में, बट वो बेचा कहाँ पे जा रहा है, यूपी में बेचा जा रहा है। तो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, जहाँ पर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो यूपी जो टैक्स वहाँ पे जीएसटी लगाएगी वो कौन लगाएगी, यूपी गवर्नमेंट लगाएगी। तो इसलिए हम इसे डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं। जीएसटी इज कलेक्टेड बाई द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। जो जीएसटी है उन राज्यों के द्वारा लगाया जाता है, उन राज्यों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जहां पर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस फाइनली कंज्यूम हो रही है, ठीक है। नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ना कि वहां पर जहां पर ये चीज़ें बन रही हैं। जो जीएसटी है वो इमेलगेमेटेड है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे पहले, एक्साइज, सर्विस टैक्स, बैट, ऑक्ट्रियो, लग्जरी टैक्स, इन सभी को हटाकर एक सिंगल टैक्स रिजीम लेके आए हम जिसको बोला जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम बात करें, अ मोबाइल फ़ोन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु बट सोल्ड टू अ कस्टमर इन महाराष्ट्र, तो बताओ कौन सा जो जीएसटी का रेवेन्यू होगा कौन कलेक्ट करेगा और किसके खाते में जीएसटी का रेवेन्यू जाएगा, तो ये जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है ये मैटर करता है, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जीएसटी के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाता है। पहली स्टेट जो रेटिफाई करती है जीएसटी बिल को, वो भी ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है,
वो है यहाँ पर असम। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई जो कि हमारे जीएसटी रेटों में अगर कोई चेंजेस करना है, क्या किस चीज़ पर कितना जीएसटी लगना चाहिए, ये सारा प्रावधान वो तैयार करेगी। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 279A के अंतर्गत आता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। द जीएसटी काउंसिल हैज़ 33 मेंबर्स। जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर सेंटर से होते हैं यानी कि संघ से होते हैं, केंद्र से होते हैं, और 31 मेंबर यहाँ पर राज्य से होते हैं। और अगर जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन पूछा जाए तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं वो चेयरपर्सन होती हैं। तो अगर अभी आपसे पूछा जाए कि फिलहाल में जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन है, तो ऑब्वियस है निर्मला सीतारमण जी होंगी यहाँ पर। अब साथ में ये हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा, कुछ और भी टैक्सेस हैं जो लगते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक है यहाँ पर सरचार्ज। सरचार्ज की बात करूँ तो ये टैक्स पर टैक्स लगता है। ये आपकी प्रॉफिट, आपकी इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स पर टैक्स लगता है। समझो, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक फिक्स्ड लिमिट होती है कि भाई अगर उससे ज़्यादा किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या किसी एक व्यक्ति की जो आय है उससे ज़्यादा अगर उसकी इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो उस टैक्स पे भी टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वो एग्जांपल ऐसे समझ लो कि सपोज आपकी 10 लाख सैलरी है और गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया अगर आपकी सैलरी 10 लाख या उससे ज़्यादा होगी तो आप 10% कितना, 10% क्या दोगे, सरचार्ज दोगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ही बोला है। 10 लाख सैलरी है जिस पे ऑलरेडी आप टैक्स जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना है, 10% है। समझ गए, 10 लाख सैलरी पर टैक्स कितना है मेरे भाई, 10% टैक्स है। तो आप टैक्स कितना दोगे, 1 लाख दोगे। अब 1 लाख तो आप टैक्स दोगे ही दोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं सरचार्ज। अगर आपके ऊपर सरचार्ज भी लग गया तो अब ये आपने 1 लाख जो दिया है टैक्स, इस पर 10% सरचार्ज भी देना होगा। अब 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। अब आपको टोटल 10,000 सरचार्ज और 1 लाख टैक्स, 1,10,000 यहाँ पे क्या देना होगा, ओवरऑल टैक्स देना होगा, जिसमें ये तो आपका प्राइमरी टैक्स है और ये आपका सरचार्ज है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक होता है मेरे भाई सेस। सेस भी सरचार्ज की तरह ही होता है। जैसे सरचार्ज क्या है, यहाँ पर सरचार्ज को ऐसे समझो कि सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है, लोगों के द्वारा लोगों पर लगाया जाता है एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद। सेम ये सेस होता है, बस इतना फ़र्क होता है जो सरचार्ज का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसे कहीं भी खर्च कर सकती है, जहाँ उसका मन आता है उन सेक्टर्स में उन पैसे को खर्च कर सकती है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही लगाया जाता है। अगर सेस लगाया जा रहा है तो इस पैसे को सरकार किसी दूसरे काम में खर्च नहीं कर सकती और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के साथ शेयर भी नहीं करती है। अ सेस इज टैक्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो सरचार्ज लगा, ये जो 10,000 रुपये गवर्नमेंट के खाते में आए, अब इसको चाहे वो एजुकेशन पे खर्च करे, चाहे हेल्थ पे खर्च करे, चाहे किसी स्कीम पे खर्च करे, गवर्नमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो सेस लगाती है वो सोशल वेलफेयर के मतलब से मेनली लगाती है कि हाँ भाई हम एजुकेशन, हेल्थ, इन सेक्टर्स पे ही हम सेस का पैसा खर्च कर सकते हैं। तो जो सेस लगता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज पे लगता है और ये भी टैक्स पर टैक्स लगता है, टैक्स पर टैक्स लगता है। कहने का मतलब है, अब वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी 10 लाख सैलरी है, आप 10% टैक्स देते हो, मतलब 1 लाख रुपये आप टैक्स का देते हो। अगर आपके ऊपर सेस भी लग जाए, अगर आपके ऊपर 10% सेस लग गया तो अब आप टोटल जो दोगे वो 1,10,000 रुपये यहाँ पे टैक्स दोगे। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में जो ये 10,000 रुपये आए हैं, इन 10,000 रुपये को गवर्नमेंट जिन पर्पजेज़ के लिए, जैसे खासकर एजुकेशन, हेल्थ, इनके लिए जिसको वो बोलेगी कि हम सेस इन पर्पजेज से लगा रहे हैं, उन्हीं सेक्टर्स में इन पैसे को खर्च कर सकती है, अदर सेक्टर्स में नहीं खर्च कर सकती। जैसे एजुकेशन सेस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आप पर एजुकेशन सेस लगाया जा रहा है तो जो आपका पैसा है वो एजुकेशन सेक्टर में ही लगेगा और किसी सेक्टर में पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद एक कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी इज द टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स व्हेन दे क्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन इम्पोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। कस्टम ड्यूटी जब लगती है जब कोई भी सामान, जो हमारा ये भारत है,
ठीक है, इसकी बाउंड्री से या तो बाहर जाता है या इसकी बाउंड्री से अंदर आता है। अगर आप इंडिया से कोई बाहर किसी भी कंट्री में, सपोज अमेरिका में कोई चीज़ भेज रहे हो तो आप पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसे बोल देते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर आप विदेश, कोई चीज़ अगर बाहर की कंट्री से इंडिया में मंगा रहे हो तो इंडिया में घुसने से पहले उस पर काफ़ी भारी टैक्स लगता है, जिससे कि पहले वो सस्ती होती है, यहाँ आके भारी अंदर इंडिया में आके वो महंगी हो जाती है, तो वो भी हमारी कस्टम ड्यूटी होती है। अब ये इम्पोर्ट हो रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है, तो इसको हम इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोल देते हैं। बहुत आसान है और सारी चीज़ें समझना बड़े आराम से समझ सकते हो आप, बड़े आराम से आप कर सकते हो। अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं इंडिया के अंदर, जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, या इंटरनल सेल ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स विद इन कंट्री, इट मोस्टली अप्लाइड ऑन आइटम लाइक फ्यूल, अल्कोहल एंड टोबैको। अभी एक्साइज ड्यूटी देखा जाए तो बहुत लिमिटेड चीज़ों पर रह गई है। आपकी जो एक ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर ये लगाई जाती है, और अभी ज़्यादा चीज़ों पे नहीं लगता। मैंने जो बताया सिर्फ वो एग्जांपल याद रखना। मैंने फ्यूल बताया है, फ्यूल में आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फ्यूल यहाँ लिखा हुआ है। मैंने अल्कोहल बताई और टोबैको बताया, इस पर अभी एक्साइज ड्यूटी लगती है और जहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं, एक होता है होता था बोल सकते हो सर्विस टैक्स, जो अभी पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन ये सवाल पूछा था सर्विस टैक्स से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था, हाईली स्पेसिफिक सर्विस, जो कुछ हाईली स्पेसिफिक सर्विसेज होती थी उस पर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को देना पड़ता था। 1994 में ये टैक्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी ये टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जीएसटी में इसको इंक्लूड किया गया है, सर्विस टैक्स को। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। पेपर में पूछा गया था कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, एडीक्यूटी नहीं पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा भी है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पेपर टैक्स के बारे में। अब पेपर टैक्स से आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर टैक्स मतलब सिर्फ कागजों पर टैक्स लग रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे। गवर्नमेंट बल्कि जितना टैक्स कलेक्ट करने, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने में जो खर्चा आ रहा है और जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का घाटा हो रहा है। सपोज गवर्नमेंट ने ऑफिसेस बना रखी हैं, ऑफिसर्स नियुक्त कर रखे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, पूरा रेड वगैरह का सारा सिस्टम दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट का इन सब में खर्चा आ रहा है। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इसमें कर रही है और जो टैक्स एक्चुअल में पेपर टैक्स से उन्हें मिल रहा है वो टैक्स कम है, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको हम बोला जाता है पेपर टैक्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पेपर टैक्स आर टैक्सेस दैट एग्जिस्ट ओनली इन लॉ बट कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू में वो ना के बराबर ही कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि वेल्थ टैक्स पूछा जाए तो ये पेपर टैक्स है, गिफ्ट टैक्स पूछा जाए तो ये पेपर टैक्स है। अब जैसे वेल्थ टैक्स बताता हूँ कैसे पेपर टैक्स है। ये वेल्थ टैक्स है कि मतलब किसी भी व्यक्ति की जो कुल प्रॉपर्टी है, जैसे उसके पास कितना गोल्ड है, कितनी ज़मीन है, ठीक है, कितनी कार हैं, कितनी गाड़ी हैं, उन पे लगता था। पर ये बताओ, ये जो वेल्थ टैक्स लग रहा है, अब किसी भी इंसान की कितनी कुल प्रॉपर्टी है इसका आकलन करना, इसका एस्टिमेशन करना कितना कठिन है। अब आप अपने पड़ोस वालों को नहीं कर सकते हो, जो आपके पड़ोस में रह रहा है, कि उसके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो जानती नहीं है किसी व्यक्ति पर उस पर कितना सोना चांदी उसने रखा हुआ है, इस चीज़ का आकलन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और इसे आकलन करने पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था और सरकार का इसमें कोई प्रॉफिट होता नहीं था। तो 2015-16 में ये वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया। अब गिफ्ट टैक्स क्या है? गिफ्ट टैक्स है कि भैया एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। अब ये भी इस तरह से गिफ्ट दिया जाता है कि लोग उस गिफ्ट टैक्स का भी नहीं भरते हैं और इसे भी बचा लेते हैं। तो अब आई होप समझ गए होंगे कि ये वो तरह का टैक्स होता है जो सिर्फ कागज़ों पे तो दिखने को लगता है कि बहुत टैक्स आ रहा होगा गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट का इसमें कोई रेवेन्यू नहीं होता, गवर्नमेंट को यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता है। अब चाहे कोई आपको 4 लाख की गाड़ी दे, चाहे 5 लाख की गाड़ी दे, अब आपको कल को नौकरी लग जाएगी, आपको शादी में 10 लाख की आप गाड़ी की डिमांड करोगे और कह दोगे ये तो मुझे गिफ्ट मिली है, तो उसका ना आप कहीं गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। तो वही है, ये वो टैक्सेस होते हैं जो सिर्फ पेपर पे दिखते हैं, एक्चुअल में गवर्नमेंट का कोई भी रेवेन्यू नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो हमारे टैक्सेस होते हैं उनका जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम की, तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एवरीवन पेज द सेम
परसेंटेज ऑफ टैक्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम। हमारे यहाँ जैसे ऐसा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 5 लाख है तो आपको सिर्फ 5% टैक्स भरना है। अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो आपको 10% टैक्स भरना है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, चाहे आपकी 5 लाख इनकम है, चाहे आपकी 1 लाख इनकम है, चाहे आपकी 10 लाख इनकम है, चाहे आपकी 50 लाख इनकम है, आप सभी को 10% टैक्स देना है। कहने का मतलब अब 1 लाख वाले को 10,000 रुपये यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियस है। 5 लाख वाले को अगर हम यहाँ पर टैक्स देने जाएगा उसको 50,000 देना पड़ेगा। 10 लाख वाले को 1 लाख टैक्स देना पड़ेगा। तो जितनी इनकम उसके रेशियो में टैक्स लगाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर टैक्स रेट यहाँ पर सेम रहता है सभी के लिए, सेम इनकम परसेंटेज, सेम टैक्स रेट रहता है। हर एक इंसान सेम टैक्स रेट पर यहाँ पर पे करता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स देना होगा। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं, एक लिमिट लगाई जाती है कि अगर आपकी इससे कम इनकम है तो आप बिल्कुल मत दो, इससे इतनी इनकम है तो आप इतना दो, इससे ज़्यादा इतनी इनकम है तो आप इतना टैक्स दो। मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। इंक्रीजेस एट इनकम इंक्रीजेस। अब ये इसलिए डाला जाता है कि एक इंसान की बेचारे की 4 लाख रुपए यहाँ पर कुल एक साल में कमाई हो रही है, अब उस पर भी आप 10% टैक्स ले लोगे तो दिक्कत वाली बात है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उस पर जितना, अब जिसकी ज़्यादा इनकम है अगर आप उससे ज़्यादा टैक्स भी ले लोगे तो उस पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे सोचती है। रिच पीपल हमारे यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा टैक्स भरते हैं। अगर हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना कम टैक्स भरना है। अब यहाँ जिन देशों में ये होता है ना, उन देशों का ये मानना है कि अगर आप इनकम बढ़ने पर टैक्स कम कर दोगे तो क्या होगा कि लोग वक्त ज़्यादा कमाने के बारे में सोचेंगे। यार मैं ज़्यादा, अभी देखो आप ज़्यादा कमाओगे, आप सोचोगे यार मैं ज़्यादा कमाऊंगा मुझे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एक आपके दिमाग में आ जाए यार मैं ज़्यादा कमाऊंगा मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा, तो फिर इंसान और मेहनत करेगा और बिजनेस करने के बारे में सोचेगा और सोचेगा कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए जिससे कि वो अपना टैक्स कम कर सके। ठीक है, तो पीपल विद हायर इनकम पेज अ लोअर परसेंटेज ऑफ टैक्स, डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स कम होता है। जितनी ज़्यादा इनकम उतना कम आपको टैक्स परसेंटेज देना होता है। ठीक है, मोर पीपल पे, यहाँ पर जो पुअर पीपल होते हैं वो ज़्यादा टैक्स भरते हैं एज कम्पेयर टू जो अमीर लोग होते हैं वो कम टैक्स परसेंटेज भरते हैं। मतलब अमाउंट की बात नहीं कर रहा, टैक्स परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ हमारा जो बजट वाला सिस्टम, बजट वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है, टैक्सेशन हमारा ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं। तो 3-4 पॉइंट हैं जो मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। तो डिसइन्वेस्टमेंट मैं बढ़ा के आ चुका हूँ तो ये दोबारा नहीं बताऊँगा। इसमें आप कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में बेचोगे तो वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, इट इज़ अ टूल टू रेज रिसोर्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी और प्राइवेटाइज गवर्नमेंट हेल्ड कंपनीज। अगर कोई कंपनी सपोज गवर्नमेंट उसका ओनरशिप है और उसे अगर प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देगी तो उसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे और वो प्राइवेट कंपनी उसकी मालिक हो जाएगी। डिस इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिसाइज फॉर सेलिंग नेशनल एसेट्स चीपली, जॉब लॉसेस एंड लॉसेस ऑफ स्टेट कंट्रोल। अब ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि भैया तुम एसेट बेच रहे हो। अब जैसे ऐसे समझ सकते हो कि भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, अब वो प्लॉट बेच के पैसे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे लेकिन वो प्लॉट कम हो गया ना, वो एसेट आपका चला गया, तो इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, और अब सपोज कोई कंपनी प्राइवेट हाथों में बेच दी तो बहुत सारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी कम हो जाती हैं। ठीक है, जो स्टेट का कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। कल को अगर हम पूरी तरह से यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कर दें तो यूनियन गवर्नमेंट का तो कुछ यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा चीज़ों पर। इट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन और इंक्रीज प्राइवेट कंपटीशन, रिड्यूस द मोनोपोली ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब इससे फ़ायदे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भैया अभी इंडियन रेलवे है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो कोई कंपटीशन नहीं है। कल को अगर ये प्राइवेट 10 अलग अलग कंपनी को अलग अलग यहाँ पर ट्रेन, इंडियन जो रेलवे है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए और 3-4 कंपनी मिलके सपोज यहाँ पे अपनी अपनी अलग अलग ट्रेन चला रही हैं तो कंपटीशन भी होगा, जो आपकी मोनोपोली है इंडियन गवर्नमेंट की वो भी ख़त्म होगी। लेकिन ऑब्वियस है कि अगर ऐसा कर देंगे तो फेयर जो आज हैं इंडियन रेलवे के वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए फिर भी जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट।
अगर आपसे पूछा जाए चाइल्ड बजटिंग पहली बार कब अडॉप्ट की गई, तो ये 8-9 में की गई, बस डायरेक्ट फैक्ट यहाँ पर याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी जो जिसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर राजा जे चिला। ये 1991 में बनाया गया था जब आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारा देश जूझ रहा था। अभी इन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सबमिट की थी और इसने स्ट्रांगली और अर्जेंटली रिकमेंड किया था कि जो हमारे हाई और कॉम्प्लेक्सेस कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस हैं उनको रैशनलाइज किया जाए, कम किया जाए, सिंप्लीफाइड किया जाए और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लोअर किया जाए, जिससे कि हम फ्री ट्रेड को यहाँ पर प्रमोट कर सकें। और जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन है, जो G4 LPG रिफॉर्म आए थे ना, अभी इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसको और अच्छे तरीके से यहाँ पर बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो ये इसके रिकमेंडेशन थे। आज का ये लेक्चर इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, हेक्टिक हो गया होगा आपके लिए, आई नो, बट हम यहाँ पर जो बजट और टैक्सेशन सिस्टम साथ में पढ़ते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, इसलिए दोनों टॉपिक को मर्ज करके मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, कोई नहीं, आपने देख लिया, थोड़ा सा थकान हो गई होगी, लेकिन लेक्चर कैसा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता कैसे आप इस क्लास की PDF एक्सेस कर सकते हैं तो अभी आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। आपको पता है तो आप लेक्चर को यहीं पे ख़त्म भी कर सकते हैं। देखो, इस लेक्चर की PDF एक्सेस करने के लिए आपको अर्जुन बैच 2.0 PDF पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इस ग्रुप में और क्या क्या PDF मिलेगा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। हमारा अर्जुन बैच 2.0 कम्प्लीटली फ्री है। यूट्यूब पर सारी क्लासेस कंप्लीट GK कंप्लीट इंग्लिश में इस बैच के अंतर्गत आपको कराने वाला हूँ, जिसमें स्टैटिक GK मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ज्योग्राफी ऑलरेडी करा चुका हूँ, पॉलिटी ऑलरेडी करा चुका हूँ। अभी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है। स्टैटिक GK मैंने 24 लेक्चर में कराया है। इन सभी 24 लेक्चर की एक जगह कंपाइलेशन मिल जाएगी। हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगी, जिससे कि अगर आप प्रिंट करा पाओ तो बड़े आराम से प्रिंट करा सकते हो। बुक फॉर्मेट में हमने इसको डिजाइन किया है। ज्योग्राफी के 21 लेक्चर्स हैं, उनकी कंपाइलेशन मिल जाएगी। पॉलिटी को मैंने 18 लेक्चर में यूट्यूब पे फ्री कराया है। आप क्लासेस यूट्यूब पे देख सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 18 लेक्चर्स की अभी हमने कंपाइलेशन डाल दी है। अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के 10 लेक्चर की हमने इकोनॉमिक्स आज से शुरू हुई है और अभी पूरे आने वाले 10 लेक्चर्स की आपको कंपाइलेशन डाल दी है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, तो आप ये भी एक्सेस कर सकते हो। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 1 शॉट कराऊंगा और करंट अफेयर कराऊंगा। इन सभी के नोट्स भी जैसे जैसे हमारी यूट्यूब पर क्लासेस हो जाएंगी हम नोट्स डाल देंगे। तो ये तो हो गया GK के बारे में। इंग्लिश के अंतर्गत हमने आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का एक 1 शॉट कराया। उसके अलावा आपको ना कोई बैच देखना है ना कुछ करना है। यूट्यूब पर 10 घंटे की क्लास है, उसके भी नोट्स इसी ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएंगे। 80 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर करके हमने कराए हैं। आपको जो 10 घंटे की क्लास है वो डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैं आपको वॉइस कराऊंगा, नरेशन कराऊंगा, फिक्स प्रोपोजिशन कराऊंगा, 1 वर्ड के 1 शॉट कराऊंगा, कंप्लीट सिनोनियम्स, कंप्लीट एंटोनियम्स, कंप्लीट इडियम्स, कंप्लीट होमोनिम्स कराने वाला हूं अर्जुन बैच 2.0 के अंतर्गत। इन सभी की PDF आपको इसी पेड PDF ग्रुप में मिल जाएगी। अलग से 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई आपको PDF ग्रुप में ये मिलेगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं और मेरी पूरी टीम ने मिलकर 1 साल मेहनत की है और हमने 4 ई-बुक तैयार किए हैं और हमने उसका अलग से कोई प्राइस नहीं रखा है, इसी PDF ग्रुप में इंक्लूड किया है। हम इस ग्रुप की प्राइस बढ़ा सकते थे या हम इनको अलग से प्रोवाइड कर सकते थे। हमने इतनी 1 साल मेहनत करने के बावजूद इस PDF इन ई-बुक्स को इसी PDF ग्रुप में कोई भी एडिशनल फीस ना लेकर 0 रुपये में इसी में एड ऑन किया है। एक अपेक्स GK GS के लिए है। ये आपकी जितनी भी SSC एग्जाम्स हुए हैं 2025 में जो एडिक्यूटी ने कराए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हैं टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ऐसे ही सेम हमने इंग्लिश के लिए करे हैं। ये 2 अलग अलग बुक बनाई हैं, ये भी इन्हीं की भी ई-बुक उसी ग्रुप में मिल जाएगी। साथ में हमने एक वर्ड स्मिथ वोकैबुलरी ई-बुक तैयार की है। ये हमारी वोकैबुलरी
ई बुक है जिसमें हमने 3500 लगभग 3000 से लेकर 3500 के अंतर्गत वोकेबलरी है। इतनी याद कर लेना। आज के टाइम में आपको 10,000 15,000 वोकेबलरी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पेपर में 10 वोकेबलरी पूछी जाएंगी तो 10 की 10 यहीं से पूछी जाएंगी, इतना मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। वर्ड स्मिथ जो हमारी बुक है, जो ई बुक है, वो भी इसी पीडीएफ ग्रुप में आप एक्सेस कर सकते हो। साथ में हमने एक इंग्लिश ग्रामर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुक भी इसमें डाली हुई है, जिसमें नाउन के, प्रोनाउन के, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, ऐसे ग्रामर के 50-50 60-60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे कि आप अगर चैप्टर वाइज रिवाइज करना चाहो तो चैप्टर वाइज भी रिवाइज कर सकते हो। वो भी आप इसी ग्रुप में एक्सेस कर सकते हो। इस पीडीएफ ग्रुप की जो प्राइस है वो 299 है। 299 में ये सब आप एक्सेस कर सकते हो। आपको इसके अलावा कहीं से ना नोट्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई अलग से क्लास देखने की ज़रूरत है। आप अर्जुन बैच 2.0 ये जो चल रहा है ये क्लासेस देख लो, आप नोट्स पीडीएफ से पढ़ लो, आपको अलग से कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ से समझ में आ जाता है तो आप क्लास एक दो मिस भी हो जाती है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ से कर लो, आपका काम हो जाएगा। आपको पीडीएफ का डेमो देखना है या पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है, 9259699564 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। आप अगर डेमो देखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मुझे डेमो देखना है, आपको डेमो दिखा देंगे, हमारे टीम मेंबर आपको रिप्लाई कर देंगे, डेमो दिखा देंगे। अगर आपको समझ में आता है, आपको ज्वाइन होना है, आप बोल सकते हो, आपको एक यूपीआई आईडी या क्यूआर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करोगे, विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको पेमेंट करने के बाद परेशान नहीं होना। 24 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, इतना मैं आपको इंश्योर करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बाद बाकी का लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर अपनी फीडबैक देखना, ज़रूर अपनी फीडबैक देना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।